So, hello people, this is your channel CTV and wishing you all a very happy दिवाली। होप सो कि आपने दिवाली बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करी होगी। ठीक है, तो क्या रहता है कि 2-3 घंटे ही देखा जाए तो एक पीक टाइम रहता है जहाँ पे दिवाली का माहौल रहता है। तो पूजा के बाद तो आपने एंजॉयमेंट करा ही होगा। ठीक है, वो इनफैक्ट कर ही लेना चाहिए ताकि कुछ रहे नहीं। ठीक है, क्योंकि कल से तो वापस बैठना ही पड़ना है। तो हम कंपनी ऑडिट के एमसीक्यूज सारे ओवर करते हैं। हमने कंपनी ऑडिट के जो क्वेश्चंस थे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है हमने सारे ओवर कर लिए थे। अब हमें जो है एमसीक्यूज करने हैं। फटाफट एमसीक्यूज को करते हैं। मैं पहले एमसीक्यू का आपको मैं क्रक्स बता देता हूँ कि इधर क्या हो रहा है कि मैनेजमेंट क्या कर रही है कि कुछ जो मिस्ड ट्रांजेक्शन्स हैं उसको राइट फाइनेंशियल ईयर में ले जा रही है। तो उसके लिए उसको रीओपनिंग करनी है। तो सिर्फ मैनेजमेंट रीओपनिंग तो कभी नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ और सेबी ये सब करती है। ठीक है, तो उसका क्रक्स ये है कि मैनेजमेंट करेक्ट नहीं है, मैनेजमेंट रीओपनिंग नहीं कर सकता। अब ये जो दूसरा एमसीक्यू था वो ऐसा था कि प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हुई पब्लिक कंपनी में और उसके एक्सपेंशन प्लान्स, ठीक है, कंपनी के पास एक्सपेंशन प्लान है पर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, तो उन्होंने एक्वायर करे कॉम्पिटिटर्स को और 2 कॉम्पिटिटर को एक्वायर करा इंडिया में और फ्रांस में। ठीक है, और दोनों कॉम्पिटिटर को कंट्रोल करते हैं। अब मैनेजमेंट ने ऑडिटर से डिस्कस करा कि क्या CFS में सबका प्रिपेयर करेंगे। तो हाँ, CFS आपको सबका प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक का करोगे एक का नहीं करोगे, इंडिया में जो एक्वायर कर रहा है उसका करोगे, फॉरेन का नहीं करोगे। फिर एक क्वेश्चन ये था कि एक कंपनी है जिसके अंदर जो है उसका प्लांट बन रहा है, उसका प्लांट एंड मशीनरी बन रहा है। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक वो बन रहा था और मई तक वो जो है बन चुका है। तो मेरे हिसाब से, ठीक है, और मेरे हिसाब से क्या 31 मार्च को वो PP तो हो नहीं सकता, उसको कैपिटल WIP दिखाना पड़ेगा। तो यही है इसका आंसर कि इसको PP दिखाओ, कैपिटल उसको PP मत दिखाओ। ठीक है, इसको कैपिटल WIP दिखाओ। ठीक है, तो PP नहीं दिखाना है, कैपिटल WIP दिखाना है। अगला क्वेश्चन उसका क्रक्स ये है कि जो इंगेजमेंट लेटर है अगर विदाउट फीस के भी साइन हो गया है तो भी चलेगा। ठीक है, इंगेजमेंट लेटर में वैसे भी फ़ीस का होना ज़रूरी नहीं है। अगर वो बोले कि इंगेजमेंट लेटर आप साइन कर दो, फीस हम म्यूचुअली डिस्कस कर लेंगे, तो हाँ चलेगा। इंगेजमेंट लेटर विथ सच अरेंजमेंट बी वैलिड। और अरेंजमेंट क्या था? अरेंजमेंट ये था कि इंगेजमेंट लेटर साइन हो गया विदाउट फीस, बिना फीस के वो साइन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा जो लिखा हुआ है कि इंगेजमेंट लेटर बी साइन विदाउट फीस, तो ठीक है चलेगा, इंगेजमेंट लेटर साइन हो सकता है बिना फीस के। अगला MCQ तो बहुत ही ईजी था कि रेवेन्यू आपका जो है 10 करोड़ से ऊपर हो गया है तो आपको कारो लग जाएगा, तो ऐसा है। फिर अगला क्वेश्चन है, उस अगले क्वेश्चन का क्रक्स जो प्रकाश लिमिटेड है उसका क्रक्स ये है कि इंटरनल ऑडिटर को जो भी गड़बड़ दिखती है तो वो पहले गड़बड़ इन्फॉर्म करता है, देन बाद में वो रिपोर्ट करता है। ऐसा नहीं करता कि पहले वो गड़बड़ सॉल्व करेगा बाद में रिपोर्ट करेगा। उसको अगर कंट्रोल में लूप होल दिख रहे तो पहले वो लूप होल को ठीक करेगा, बाद में वो रिपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं, ठीक है, वो पहले रिपोर्ट कर देगा और बाद में ये चेक करेगा कि ठीक हुए कि नहीं हुए। तो इसे अगर आप COD पॉइंट देखो कि ऑडिटर आस्क द ब्रांच ऑफिशियल, मतलब कि वो ब्रांच ऑफिशियल को बोलेगा कि आप अपने ओरिजिनल टाइटल डीड ऑथराइज ऑफिशियल को भेजो। ऐसा है कि टाइटल डीड ऑथराइज ऑफिशियल के पास होने चाहिए, ब्रांच ऑफिशियल ने अपने पास रखे हुए थे। ये इंटरनल कंट्रोल में दिक्कत है, तो अपन ने उनको क्या बोला कि आप जो है पहले उनको भेजो। ठीक है, एंड देन आप अभी भेजो, फिर मैं अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसा नहीं है, ये दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको गड़बड़ दिख रही है तो आप इसको ठीक करवाने का बोलोगे फिर रिपोर्ट करोगे, ऐसा थोड़ी ना। पहले आप रिपोर्ट करो। तो क्या लिखा हुआ है, रिपोर्ट द मैटर इन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट एंड देन ये चेक करो कि जो ये रिपोर्टिंग आपने करी है वो प्रॉपरली उन्होंने ठीक करा कि नहीं करा, ऐसा। फिर बात वही आ जाती है कि प्राइवेट कंपनी को ऑडिट करते हैं, लेस देन 100 करोड़ अगर पेड अप कैपिटल है तो बाकायदा हम जो है उसको लिमिट में नहीं लेते ऑडिट की। ठीक है, अब देखो, अब आता है ब्रांच ऑडिट जिसको हमको प्रॉपर्ली पढ़ना है। तो 8 क्वेश्चन जो करे हुए थे उसका मैंने आपको क्रक्स बता दिया। राजा राम अपॉइंट हुआ है इंटरनल ऑडिटर। अब 15 ब्रांच को ऑडिटर है, उसको ब्रांच विजिट करना है। बेस्ड ऑन मैनेजमेंट इनपुट एंड पास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट उसने 4 ब्रांच साइन करी। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि किसको प्रायोरिटाइज करे। ठीक है, तो किस ब्रांच को पहले विजिट करना चाहिए, ऑब्वियसली बात है जो ब्रांच थोड़ा सा ट्रिकी हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसको पहले विजिट करो। अब देखते हैं 4 ब्रांचें, सोनपुर, चांदपुर, रामपुर, लक्ष्मणपुर। सोनपुर में 2 इंस्टेंस मिले फ्रॉड के,
ठीक है। अब देखो, अब जो 2 इंस्टेंस है फ्रॉड के, तो रीजनल मैनेजर वहाँ का प्रेजेंट है ना ब्रांच में सुपरविजन के लिए, मतलब कोई है वहाँ पे, राइट। चांदपुर में तो कोई फ्रॉड ही नहीं हुआ, ठीक है। पर इंटरनल ऑडिटर 2 साल से गया नहीं, ठीक है, पर फ्रॉड भी नहीं हुआ। रामपुर में 18 लोग हैं, कोई फ्रॉड ही नहीं हुआ, देखो ये भी। और 20 में से 6 तो नए एम्प्लॉयज़ है जो अभी आए हैं। वो ये नई ब्रांच है यार, अब नई ब्रांच में क्या ही गड़बड़ होगी, ठीक है। वो नई ब्रांच में क्या ही इतना होगा कि मेरे को डर लग जाओ उसका इंटरनल कंट्रोल में चेक करूँ। तो ये तो अभी साइड में। अब देखो लक्ष्मणपुर में 1 फ्रॉड हुआ, ठीक है। अब इधर बोला कि 6 न्यू जॉइनर्स है 20 में से, इन्होंने बोला कि 1 फ्रॉड हुआ लास्ट ईयर में, और 10 लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय है। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय 10 है, समझ रही, 10 पीपल और 10 के 10 लॉन्ग टर्म, ठीक है। वो फ्रॉड हो गया है, वो पिछले साल आप गए नहीं। अगर 10 के 10 लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय है, मतलब वो ब्रांच आपके लिए वैलिड है, क्योंकि सारे के सारे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ गए यहाँ पे, राइट। इधर तो कोई सुपरवाइज़ करने के लिए था, इधर तो कोई फ्रॉड ही नहीं हुआ है, इधर तो कोई फ्रॉड ही नहीं हुआ है। इधर फ्रॉड हुआ है 10 लोग, अभी लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय भी है, तो ऐसे केस में भैया चले जाओ, कर लो। ऑन 1 आफ्टरनून इन द फर्स्ट वीक, ठीक है, जून के पहले वीक में, ठीक है, तो एक हीटेड डिस्कशन हुआ एक एंगेजमेंट पार्टनर और फाइनेंस डायरेक्टर का। डिस्कशन जो है मेनली कि कंपनी स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। द स्टाफ, और स्टाफ को लग रहा है कि ऑडिटर हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ऑडिटर को लग रहा है कि कंपनी जो है, कंपनी का स्टाफ कोऑपरेट नहीं कर रहा, स्टाफ को लग रहा है ऑडिटर हिंड्रेंस दे रहा है। तो फाइनेंस डायरेक्टर ने क्या किया कि एक रिमूवल ऑफ ऑडिटर, ठीक है, एक मीटिंग बनाई कि आप ऑडिटर को रिमूव कर दें। और फिर विद इन नेक्स्ट वीक, देखो फाइनेंस डायरेक्टर ने पहले एक मीटिंग कॉल करी कि चलो यार इसके रिमूवल की बातें कर लेते हो। नेक्स्ट वीक में पार्टनर को भी बुलाया गया और इन्फॉर्म करा गया कि दे आर नो मोर द ऑडिटर्स ऑफ पैकर एंड कंपनी, राइट। तो इनकी कंपनी पैकर एंड कंपनी। अब बताओ रिमूवल पे, देखो पॉइंट ये है कि फाइनेंस डायरेक्टर ने मीटिंग करी, ठीक है, मीटिंग करी, रिमूवल के बारे में डिस्कस करा। नेक्स्ट वीक में पार्टनर को बुलाया गया और इन्फॉर्म करा गया कि दे आर नो मोर। पार्टनर ऑफ शाह एंड एसोसिएट, ओके, शाह एंड एसोसिएट के पार्टनर को बुलाया गया और बोला गया कि देखो हम जो पैकर एंड कंपनी ना, उन्होंने आपको रिमूव कर दिया है, ठीक है। तो देखो, तो एक तरीके से फाइनेंस डायरेक्टर जो ये मीटिंग बुलवा रहा है, ठीक है, ये मीटिंग अपने कंपनी के डायरेक्टर के साथ बुलवा रहा है, ठीक है, और ये बात कर रहे हैं रिमूवल की। और जब रिमूव कर दिया तो पार्टनर को बोल दिया कि आपको रिमूव कर दिया। अब देखो रिमूवल के लिए 2 सेक्शन है, सेक्शन 140 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 4। तो ये तो प्रोसीजर है रिमूवल का। पर रिमूवल के लिए 2 चीज़ें रहती है कि अगर आप बिफोर एक्सपायरी, उसके टेन्योर ख़त्म होने के पहले उसको रिमूव कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव करना पड़ेगा, फिर स्पेशल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा कंपनी में। मतलब कि एक तो देखो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ, 30 दिन में एप्लीकेशन दी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। एप्लीकेशन किस में दी, ADD 2 में 30 दिन में एप्लीकेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखो हमने बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया, हमको इसको रिमूव करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव करा कि हाँ करो रिमूव। और फिर बोर्ड रिजोल्यूशन ने फिर बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ 60 दिन के अंदर। तो ये एक तरीका होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि मन से ही कर दिया आपने रिमूव। अब देखो गर्ग लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 9% का, ठीक है, 15 अप्रैल को। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द कंपनी हैज़ नॉट पेड और वारंट इन रिस्पेक्ट ईयर ऑफ एंड नॉट पोस्टेड। तो 15 अप्रैल को डिक्लेयर करा और फिर पे ही नहीं करा टिल 30 जून, ठीक है। तो गर्ग लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 9% का, ठीक है। तो कंपनी ने पे नहीं करा, ना तो वारंट डिस्पैच करा, जबकि हमको पता है कि डिक्लेयर होने के 30 दिन के अंदर पे कर देना चाहिए। और वो सब तो छोड़ो, डिक्लेयर होने के 5 दिन के अंदर एक सेपरेट अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करा, दिक्कत है, फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी लग जाएगी, फाइन इंटरेस्ट लग जाएगा। पर 30 दिन के अंदर पे करो, क्योंकि 2 इंटरेस्ट होते हैं, 12% और 18%। मेजर चीज़ ये है कि आपने 30 दिन के अंदर पे नहीं करा, इसलिए फिर इधर 18% लग जाएगा, 18% का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। TSVN कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इज एन ऑडिट फर्म, 2 पार्टनर है, TV, ठीक है, T और V, ठीक है। और द फर्म TSV इज़ ऑलरेडी होल्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 36 पब्लिक कंपनी,
पर पर्सनल कैपेसिटी में नन ऑफ द पार्टनर होल्डिंग कंपनी ऑडिट इन देयर पर्सनल कैपेसिटी और एज पार्टनर विद अनदर फर्म, ना तो खुद की कैपेसिटी में, ना तो पार्टनर्स विद अनदर फर्म, ठीक है, ना तो पार्टनर्स की कैपेसिटी में जो भी है। अब PSU को ऑफर किया गया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ 7 मोर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, ठीक है। 7 में से एक कंपनी पेड अप कैपिटल 150 करोड़ है, तो ये हो गया 37। 5 स्मॉल कंपनी है वो तो आएगा नहीं, डॉर्मेंट कंपनी है वो तो नहीं आएगा, तो करो एक्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 को एक्सेप्ट करो। अब देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन नंबर ऑफ कंपनीज आउट ऑफ 7 फॉर विच TSV एंड कंपनी कैन एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट, तो 7 को एक्सेप्ट करो। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रोप्राइटरी ऑडिट को इधर क्यों मिक्स करा इन्होंने, बट ठीक है, पर इधर देखे रखा है तो अपन कर लेते हैं, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है मुंबई में, ठीक है, और एम्प्लॉय जो है वेरियस ब्रांच ऑफिस के मुंबई में आते हैं मीटिंग के लिए, तो कंपनी ने डिसाइड करा कि गेस्ट हाउस बनाते हैं एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि वो होटल में रुकते हैं, वो एक्सपेंसिव रहता है। तो मैनेजमेंट ने सारे सैंक्शन ले लिए, कंस्ट्रक्ट करी बिल्डिंग, ठीक है, और एक्सपेंडिचर भी जो है इन कन्फर्मिटी विद रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करे हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग रेडी टू यूज़ हो गई थी, खर्चा 5 करोड़ तक का लगा, पर इसको एम्प्लॉय यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और कंटिन्यू टू स्टे इन होटल। अब फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 15-16 ऑनवर्ड्स जो एक्सपेंसेस बुक करे हैं इन कंपनी P&L फॉर द अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग। अब एक्सपेंसेस देखो, बिल्डिंग को अपकीप और मेंटेन करने में, ठीक है, वो तो लग ही रहे हैं, तो वो भी एक्सपेंसेस बुक कर रहे हैं, और होटल चार्जेस जो पे कर रहे हैं वो भी बुक कर रहे हैं, ठीक है। अब उनका एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, और एक डायरेक्टर डिमांड कर रहा है कि चलो प्रोप्राइटरी ऑडिट करो टू इंश्योर कंप्लायंस विद 186, कि 186 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। साथ ही साथ इंश्योर भी करो कि ट्रांजेक्शन जो रिप्रेजेंटेड बाय बुक्स, ठीक है, ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बुक्स आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ठीक है, वेदर ट्रांजेक्शन प्री जुडिशियल बुक एंट्रीज, ठीक है, ट्रांजेक्शन इन बुक्स प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, एंड डू यू थिंक दैट देयर इज अ नीड ऑफ प्रोप्राइटरी ऑडिट। देखो, ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बुक एंट्री आर प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, ये तो जो है पर्टिकुलर, अब ये हमारा प्रोप्राइटरी मैटर है। अब देखो, कंपनी का देखा जाए तो सेपरेट इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी है, पर एक डायरेक्टर प्रोप्राइटरी ऑडिट भी डिमांड कर रहा है। सी, जो प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है, ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑडिट में क्या होता है कि हम क्या चीज़ें देखते हैं, इसे वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, क्या ट्रांजेक्शन PCS देखते हैं, विद ट्रांजेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ट्रांजेक्शन इन कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन 3 टेस्ट में देखते हैं, क्या ट्रांजेक्शन पब्लिक इंटरेस्ट में, क्या ट्रांजेक्शन जो है कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम के मुताबिक, जो एक कस्टम से ना, कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम से उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं है, ठीक है, वो ट्रांजेक्शन के सब्सटेंस में देखता है, ठीक है। और देखो, जैसे ट्रांजेक्शन के 3 टेस्ट होते हैं, वैसे वो यही देखता है कि ट्रांजेक्शन इन 3 डिपार्टमेंट में 3 कंसिडरेशंस में अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तो 3 टेस्ट होते हैं और 3 कंसिडरेशंस होते हैं। 3 टेस्ट क्या होते हैं कि वेदर द जो ट्रांजेक्शन है, वेदर ट्रांजेक्शन है, ठीक है, वो इन पब्लिक इंटरेस्ट है, ठीक है, तो PCS, वेदर ट्रांजेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, वेदर ट्रांजेक्शन इज अंडर कॉमनली एक्सेप्टेड कस्टम, ठीक है, कस्टम के मुताबिक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और नहीं भी हो तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट प्रॉपर है, वेदर देयर इज अ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। ये होता है 3 टेस्ट। और एक होता है 3 कंसिडरेशन, 3 कंसिडरेशन ऑफ अप्रोप्रिएटनेस, वेदर देयर इज अ फाइनेंशियल प्रूडेंस, वेदर देयर इज प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ठीक है, और वेदर ट्रांजेक्शन इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब पहला ये बोला है कि प्रोप्राइटरी ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सेपरेट इंटरनल ऑडिट होता है, तो ये तो गलत है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर डिमांड नहीं कर सकता प्रोप्राइटरी ऑडिट का, सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है, ये भी गलत है। फिर लिखा है कि प्रोप्राइटरी जो कंसर्न होता है वो स्क्रूटनी ऑफ एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, वो तो डिसीजंस को देखता है, डिसीजंस और एक्शंस को, ठीक है, वो डिसीजंस और एक्शंस को देखता है जो कंपनी के P&L पे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ 5 करोड़ का, वो ह्यूज एक्सपेंसेस है जो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ था, पर फिर भी इसको लोग यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। और जो था कि कोई
प्रोप्राइटरी ऑडिट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट ने सारे सैंक्शन करा लिए हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के, और एक्सपेंडिचर जो है लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही हो रहा है। तो सी भले ही एक्सपेंडिचर लॉ एंड रेगुलेशन के हिसाब से हो रहा है, पर हम नहीं देखते ना कि ये प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, ये फालतू का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये फिनेंशियल प्रूडेंस में नहीं है, भले ही आपने कंप्लायंस करा के रखा है, ठीक है, तो कंप्लायंस इमटेरियल है, ठीक है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का होना नहीं होना इमटेरियल है, ठीक है। हम तो इन कंडीशंस में देखते हैं ये जो एक ट्रांजेक्शन की अप्रोप्रिएटनेस है वो इन 3 चीज़ों से देखते हैं कि क्या फिनेंशियल प्रूडेंस है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि नहीं है, राइट। चलो, एफएससी चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो जो एफएससी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर जैसे अपॉइंट हुए केएमजे लिमिटेड के ऑडिटर ने नोटिस करा फ्रॉड, नोटिस्ड और रिपोर्टेड, ठीक है, 120 लाख का जो ऑफिसर ने किया है। तो ऑफिसर सैंक्शन एंड मेड पेमेंट, उन्होंने क्या किया कि फेक वेंडर्स को पे करा है फॉर परचेस ऑफ फिक्स एसेट, और असेट को जो है फिक्स एसेट के रजिस्टर में एंटर नहीं करा। तो ऑडिटर ने रिपोर्ट करा फ्रॉड अपने ऑडिट रिपोर्ट में। देखो 120 लाख का तो 1 करोड़ के ऊपर है, ठीक है, तो रिपोर्ट करा फ्रॉड इन हिज ऑडिट रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी जो एजीएम में प्रेजेंट है, बट डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है, तो पार्टीज का नाम नहीं बताया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आस्क आईसीआई टू टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द ऑडिटर एज, क्योंकि उसने कंप्लायंस नहीं करी अपनी ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या है ऑडिटर की, ठीक है। तो ऐसे कैसे, सबसे पहले तो देखो कि जब सिंपल सी बात है, जब फ्रॉड 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, एक्चुअल फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड कमिटेड ऑन कंपनी के ऊपर हुआ है, ऑफिसर एम्प्लॉय ने कराया है, ठीक है, और 1 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो सबसे पहले समझो वो रिपोर्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को माना, पर आप सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो 2 दिन के अंदर जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को बताया जाता है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी उस पर रिप्लाई देते हैं, ठीक है, और अगर रिप्लाई दिया 45 दिन में तो ठीक है, नहीं दिया तो जो एंड होता है ना 45 दिन का जो एंड होगा तब वो रिपोर्ट कर देंगे अगले 15 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को। देखो फ्रॉड इज़ मोर देन 100 लाख, तो रिपोर्ट करो मैटर 2 दिन के अंदर, ठीक है, ऑफिस नॉलेज जैसे आपको पता चला 2 दिन के अंदर आपने रिपोर्ट करा, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन क्या वेट करो 45 दिन का, और अगर कंप्लीशन ऑफ 45 दिन ऑडिटर जो है फॉरवर्ड कर दे रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद रिप्लाई के साथ फॉरवर्ड कर दो, राइट। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को इमीडिएटली रिपोर्टिंग नहीं होती, ठीक है, इमीडिएटली रिपोर्टिंग नहीं होती, ऐसा बोला जाता है कि रिपोर्टिंग होती पर इमीडिएटली नहीं, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि आप शेयर होल्डर को बताओ, बट सिर्फ नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व इन फ्रॉड ये बताओ। देखो ऐसा है, सिर्फ नेम ही काफ़ी नहीं है, क्या फ्रॉड हुआ है, कितने अमाउंट का है और कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन, हनीवेल एक लिस्टेड कंपनी है जो पे करती है केएमपी को रेम्यूनरेशन इन एक्सेस ऑफ लिमिट, एमएनआर पीएनआर, एम से मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये 11 आ जाता है, 11 बजे रहे 14 15 16, ठीक है, तो लिमिट से ज़्यादा पे कर रही है, ठीक है, तो करो ना, कोई दिक्कत नहीं, पर इन्होंने अप्रूवल भी नहीं लिया विदाउट ऑब्टेनिंग अप्रूवल, ठीक है। अब देखो अब कारों में रिपोर्टिंग होगी, और क्या लिखा हुआ है कि अगर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वही है कि वेदर क्या रेम्यूनरेशन अगर आप एक्सेस पे कर रहे हो, ठीक है, और चलो रेम्यूनरेशन पे कर रहे हो तो रिक्विजिट अप्रूवल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, ठीक है, और अगर नहीं लिया तो कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और कितना जो है आप किस तरीके से स्टेप्स ले रहे हो रिकवरी के। सिंपल से बात है, आप पे करो, कितना भी पे करो, ज़्यादा करो कम पे करो, आप अप्रूवल ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, और अगर नहीं लिया तो आपको रिफ़ंड करवाना पड़ेगा, तो कितने अमाउंट का आपने अप्रूवल नहीं लिया और क्या आपके स्टेप्स है रिकवरी के, राइट, ठीक है। अब नेम ऑफ मैनेजरियल पर्सन, देखो नाम जाता है क्या, तो नाम तो नहीं जाता, ये हमने इधर अभी लिखा हुआ है कि नेम नहीं जाता, ठीक है, तो नेम तो नहीं जाता, तो ए और बी तो कट गए। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना पेबल होना चाहिए एंड अमाउंट पेड, हमने जो एक्सेस वाला किया है, तो देखो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन पेबल भी नहीं जाता, ठीक है, हम तो डायरेक्ट यही बताते हैं अमाउंट इन्वॉल्व एंड स्टेप टेकन फॉर सिक्योरिंग रिफंड, ये रिफ़ंड करने के लिए कितना अमाउंट है और हमने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। चलो, एजी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है लिमिटेड ऑपरेशन से, हाउएवर कैपिटल इंडक्शन हुआ कंपनी में और वो ह्यूज था, ठीक है, कंपनी एक प्लांट सेटअप कर रही है, और सिंपल सी बात है प्लांट, अच्छा ओके, ये वही वाला क्वेश्चन है कि इसको कैपिटल WIP दिखाएंगे। फिर वही वाफ जो है सब्सिडियरी है KEP की, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही फर्टिलाइज़र।
अब के ई पी एक गवर्नमेंट कंपनी है तो वास भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। तो जो ABC एंड एसोसिएट है उसको एक फर्स्ट ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट किया बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी भी गवर्नमेंट कंपनी है, तो ऐसे केस में वो तो अपॉइंट नहीं कर सकते ना, पहले कैग अपॉइंट करेगा, ठीक है, पहले 60 दिन में कैग अपॉइंट करेगा, अगर वो फेल हो गया तो 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर वो फेल हो गया तो 60 दिन के अंदर, ऐसा है ना। तो क्या है, शैल बी अपॉइंटेड बाय कैग विद इन 60 डेज, और 60 डेज कब से, रजिस्ट्रेशन से। 180 दिन तो कुछ क्राइटेरिया ही नहीं है, ठीक है, आंसर ए होना चाहिए। और मेंबर तो नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एजे एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ऑडिटर जैसे एक्ट कर रहा है, प्रोविजंस ऑफ कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है XYZ को, ठीक है। 2 ईयर अगो ABC एसोसिएट वॉज अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर। अच्छा, 2 साल पहले कोई दूसरा था। हाउएवर दिस ईयर ड्यू टू सम रीजन कॉस्ट ऑडिटर ने डिज़ाइन करा। मैनेजमेंट बीइंग ऑफ द ओपिनियन दैट एजे एसोसिएट बीइंग द ऑडिटर ऑफ कंपनी नोज एवरीथिंग। तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि जो एजे एसोसिएट है वो ऑडिटर है ना, वो ऑडिटर है, ठीक है। अब देखो क्या है कि एजे एसोसिएट ऑडिटर है कंपनी का, उसको सब पता है। सो एजे जो है उसको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देता है। तो समझो एजे जो है वो ऑडिटर है, 2 साल पहले कोई दूसरा ऑडिटर था, ठीक है, अब उसको कॉस्ट ऑडिटर बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसे केस में करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ एजे एसोसिएट, तो क्या बन सकता है, क्या है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, तो वैलिड है, ठीक है। और CA CWA CA में, ठीक है, तो हाँ CA CWA CA में बन सकते हैं। तो ये बोला है कि सिर्फ CA नहीं बन सकते, CWA CA में बन सकता है, ठीक है। और कंपनी ऑडिटर कैन बी अपॉइंट एज कॉस्ट ऑडिटर सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। और ये बोल रहे हैं कि कंपनी ऑडिटर तो अपॉइंट हो ही नहीं सकते कॉस्ट ऑडिटर। तो अगर आप देखो, अगर आप कॉस्ट ऑडिट वाला सेक्शन में जाओगे, उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकता कॉस्ट ऑडिटर, 148 के सेक्शन में लिखा हुआ है। ये मैं आपको बताता हूँ, ऑडिट बाय कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस 139 वाला नहीं होगा, ठीक है। तो 139 वाला नहीं होगा तो कंपनी ऑडिटर नहीं होगा, और ऑडिट कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, तो CA भी नहीं होगा। तो जैसे कि जो लिखा हुआ है कंपनी ऑडिटर कैन बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर, तो ये तो गलत हो गया, और CA भी नहीं हो सकता, तो सिर्फ सेकेंड और फोर्थ सही है, राइट। अब सेकेंड और फोर्थ सही है तो बी आंसर सही है। अब देखो, बैंक हैज़ सम नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, कुछ स्टाफ एडवांस उन्होंने दिए हैं, ठीक है, स्टाफ एडवांसेस, पर नो इंटरेस्ट बियरिंग, ठीक है। अब देखो विद द लोन्स एंड एडवांसेस वो प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी का, जैसे ये 143 बना रहा है दिमाग में, पर देखो पढ़ते हैं, बैंक ने कुछ स्टाफ एडवांसेस दिए हैं पर इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा, वो तो बस ये पूछा है कि बैलेंस शीट में कितना प्रेजेंट हो। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं। सुंदर, सुशील, नटखट, चुलबुली, ठीक है। सुंदर सोता रात में, अब सुंदर में सोता रात में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सुशील एक शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। नटखट, ठीक है, नटखट तो लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ हो गई, ठीक है, लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ हो गई। तो L से है लॉन्ग टर्म बोरिंग, D से है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O से ऑफ हो गई मतलब अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। तो लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ हो गई, जिसको हम एक तरीके से और बोलते हैं एल डॉल मतलब L से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, D से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, O से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और L से लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। और एक होता है स्टॉस, चुलबुली में है स्टॉस। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, ये तो शॉर्ट टर्म बोरिंग। ट्रेड पेबल है, ठीक है, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटी इनफैक्ट, और एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। पर इधर मैं एडवांस दे रहा हूँ तो लायबिलिटी असेट साइड आएगा, ठीक है। अब देखो, एक तो होता है नॉन करंट और एक होता है करंट, और एक है फाइन टीवी कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस। F से फिक्स एसेट है मतलब PP, टीवी कॉस्टली इन न्यू दिल्ली, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सॉरी नॉन करंट एसेट तो हेड है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, न्यू दिल्ली, DTA लोकेटेड, लॉन्ग टर्म एडवांसेस, ठीक है, और O से अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। का जैसे हमको दिमाग में ये आता है कि यार लॉन्ग टर्म एडवांसेस है तो इधर आना चाहिए, ठीक है, पर नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग स्टाफ एडवांसेस जो है किधर प्रेजेंट हुआ, ये अदर्स, ठीक है, ये अदर्स में। पर ये बनती बात है कि बैंक का शेड्यूल 3 होगा, ठीक, बैंक का शेड्यूल 3, तो ऐसे के साथ याद ही रख लो कि अदर असेट में जाएगा। अगर नॉन इंटरेस्ट है मतलब ये मान लो क्या
कुछ एक्सेप्शनल है कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो आपकी एसेट है पर अदर है। चलो आते हैं, क्या लिखा हुआ है कि फर्म फ्रॉम विच यू आर परस्यूइंग आर्टिकलशिप ट्रेनिंग इज़ द इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, वो इंटरनल ऑडिटर है ABC का। वाइल कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट, ठीक है, कि जो भी खर्चे होते हैं उसका रीइंबर्समेंट होता है, जो भी एम्प्लॉय मेडिकल एक्सपेंसेस करता है उसका रीइंबर्समेंट होता है। यू कम अक्रॉस सम बिल जो क्लियरली कोई मेडिकल नेचर के नहीं है और सब अदर्स हैव बीन ओवर रिटर्न, कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर तो नहीं है, वो कुछ ओवर राइट हो गए और अकाउंटेंट ने पॉइंट आउट किया, ठीक है, दैट द एम्प्लॉय इज अ फंक्शनल हेड हु एंजॉयज अ सिग्निफिकेंटली हायर मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट लिमिट एंड दैट यू इग्नोर दोज बिल्स एज द अमाउंट इज़ नॉट मटेरियल। वो बोल रहा है कि एम्प्लॉय तो जो है वो फंक्शनल हेड है, उसको एक हायर मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट की लिमिट रहती है एंड आपने जो है इग्नोर करा इस बिल को, तब समझो यू शुड इग्नोर दोज बिल्स। ठीक है, आपको बिल इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि अमाउंट ही मटेरियल नहीं है उधर। देखो, आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आप ऑडिट कर रहे हो तो मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट चेक कर रहे हो। कुछ बिल्स मेडिकल नेचर के नहीं थे, कुछ बिल्स ओवर रिटर्न थे, ठीक है, बातचीत हुई, अकाउंटेंट ने बोला क्या देखो फंक्शन हेड है इसकी तो रिइंबर्समेंट लिमिट हाई है, आप इग्नोर कर दो वो बिल जो नॉन मेडिकल के हैं, इग्नोर कर लो जो ओवर रिटर्न है, वैसे भी लिमिट हाई है उसकी, रिइंबर्स हो ही जाएगा, ठीक है। और जो इग्नोर करो उस टाइप के बिल क्योंकि वो अमाउंट इतना मटेरियल नहीं है, जो मटेरियल है वो सारे के सारे मेडिकल वाले, जो इमटेरियल है वो कुछ अदर के खर्चे होंगे तो आप उसमें मत ध्यान दो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपन उनको बोल रहे हैं, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर उनको छोड़ो, तो ऐसे केस में एक तरीका ये है बोलने का कि ऐसा करो कि आप क्लेम रिड्यूस करा दो, कि अगर सामने वाले को मेडिकल एक्सपेंडिचर इतना नहीं होते हैं तो आप उनका क्लेम रिड्यूस करवा लो। तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब रिकमेंड दैट, अच्छा आप ये रिकमेंड कर रहे हो कि एम्प्लॉय भी आस्क टू सबमिट फ्रेश बिल, क्या आप ऐसा करो, क्या फ्रेश बिल हमको दो क्योंकि आपका ये बिल तो हमको समझ में नहीं आ रहा तो आप फ्रेश बिल दो। तो ये तो टैक्स इवेजन वाली बात हो गई, ठीक है। रिकमेंड दैट एम्प्लॉय बी टैक्स्ड ऑन द एग्रीगेट अमाउंट। आप उनको टैक्स के बारे में थोड़ी ना जानकारी देने लग गए, इधर तो देखो समझो, आप उनको बोलोगे क्लेम रिड्यूस हो जाना चाहिए, ठीक है। और क्लियर गाइडलाइन जो है सारे एम्प्लॉयज़ को बता दो कि ये फर्जी काम नहीं करे, और एक प्रोविज़न फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन, मतलब कि पहले तो जो है क्लेम रिड्यूस कर दो, ठीक है, वो ज़्यादा जो जितना वो क्लेम ले रहा है उतना क्लेम को उसको रिडक्शन करो। फिर सबको बोल दो कि देखो ये कोई अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करेगा और जिसने हरकत करी उसमें फिर दिक्कत हो जाएगी उसको, तो ये रिकमेंडेशन दो आप। टैक्स की बातें थोड़ी ना करोगे आप उसके साथ। ABC प्राइवेट लिमिटेड टर्नओवर 39 करोड़ है, कंपनी ने लोन लिया है 39 करोड़ का बैंक से ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। दिस लोन्स वर पेड बाय द कंपनी, ठीक है, कंपनी ने पे करा। कंपनी इज अ व्यू दैट ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग, ठीक है, ऑन एडुकेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑन इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये 143 सबसेक्शन 3 का आई। ये कंपनी जो रिपोर्टिंग करता है ना, एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो समझो 143(3)(i की इंटरनल एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। तो देखो समझो, इसकी रिपोर्टिंग कब ज़रूरत नहीं होती, जब एक OPC हो, एक स्मॉल कंपनी हो, एक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। तो देखो इधर जो है टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और देखा जाए तो लोन भी जो है, अच्छा, और साथ ही साथ लोन भी जो है 25 करोड़ से कम होना चाहिए। तो इधर लोन तो जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा है, बोरिंग जो है 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऐसे किस में लग जाएगा, तो 50-25, ठीक है। तो IFC नॉट एप्लीकेबल, ये तो गलत है। IFC नॉट एप्लीकेबल, ये तो गलत है, ठीक है। IFC वुड बी एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल है, ठीक है। देखो अब सिंपल सी बात है कि अगर आप देखो तो इधर कंफ्यूज करने के लिए क्या लिख के रखा हुआ था कि जो है कंपनी ने पे कर दिया, लोन तो ये कर दिए, तो लोन पे कर दिया तो आउटस्टैंडिंग तो कुछ बचा नहीं 31 मार्च को। तो देखो समझो कि टर्नओवर भी जो है एज एट 31 मार्च, अब सी टर्नओवर जो है हम ईयर एंड का देखते हैं पर बोरिंग तो हम कभी कभी देखते हैं। तो टर्नओवर जो है वो बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट है, पर बोरिंग तो 25 से ज़्यादा हो गई थी ना, तो टर्नओवर 50 से कम, बोरिंग 25 से कम होना चाहिए था ज़्यादा, ठीक है। पर दोनों जब कम हो तो IFC नहीं लगता, कोई एक ज़्यादा हो लग जाएगा, ठीक है।
ठीक है। द ऑडिट ऑफ सेल्बी, ठीक है, इज एट लास्ट स्टेज वेयर योर टीम मेंबर इज लुकिंग एट प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिट जो है वो लास्ट स्टेज में, और योर टीम मेंबर इज लुकिंग एट द प्रेजेंटेशन ऑफ आइटम्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यू इंस्ट्रक्टेड द टीम मेंबर टू फॉलो जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन अंडर शेड्यूल 3 फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द टीम मेंबर हैज़ शोन यू द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है, जो कंपनी ने अध्ययन नहीं करी टू जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन इन शेड्यूल 3। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, देखो ये आपने उसने आपको लिस्ट थमाई, ठीक है, वेयर द कंपनी ने अध्ययन नहीं करी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द लिस्ट, ये जो लिस्ट है उसमें तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो शेड्यूल 3 के मुताबिक नहीं है। सबसे पहले 32,500 DTL, 12,500 DTA इंक्लूडेड करा बोथ ऑफ द अबव फिगर, ये तो गलत हो गया। एज नॉन करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट एसेट, ये तो गलत हो गया, यही पहले दिख गया जो शेड्यूल 3 के मुताबिक नहीं है। दूसरा, कंपनी को लॉस हुआ, डेबिट बैलेंस को सरप्लस में डाला, ठीक है। कंपनी ने परफॉर्मेंस गारंटी, काउंटर गारंटी इशू करी, पर वो डिस्क्लोज नहीं करी कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, तो सही करा। फिर कंपनी हैज़ क्लब सारे अदर एक्सपेंडिचर, ठीक है, कंपनी ने सारे एक्सपेंडिचर को क्लब करा, अदर एक्सपेंडिचर को अंडर दी हेड अदर एक्सपेंसेस। और कैसे क्लब करे, 1% ऑफ रिवेन्यू, 1% ऑफ रिवेन्यू और 1 लाख जो भी हायर है, ठीक है। तो कंपनी ने सारे क्लब करे अंडर दी हेड अदर एक्सपेंडिचर ऑन द बेस ऑफ 1% ऑफ रिवेन्यू और 1 लाख जो भी हायर है, ठीक है। तो अगर 1% भी कुछ निकल रहा है, ठीक है, या 1 लाख तक का भी कुछ निकल रहा है, तो उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो। मतलब कि सारे अदर एक्सपेंसेस वो क्लब कर दिए, ठीक है। तो कंपनी हैज़ क्लब ऑल अदर एक्सपेंसेस अंडर द हेड अदर एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ 1% ऑफ रिवेन्यू और 1 लाख विच इज हायर। तो सारे क्लब कर दिए एंड टू बी डिस्क्लोज सेपरेटली, ठीक है। अब देखो DCHI लिमिटेड जो है वो ऑप्टिक्स और इमेजिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। इट इज़ अ होली ऑन सब्सिडियरी, वो एक जापानीज़ कंपनी का होली ऑन सब्सिडियरी है। देखिए DCHJ और एक है DCHI, ठीक है। अब DCHI हैज़ मैनी एक्सपैट्रिएट, इंडिया के बहुत सारे एक्सपैट्रिएट है जो कंपनी में वर्क कर रहे हैं। टेन्योर का रेंज ये है, जो इन द कोर्स ऑफ ऑडिट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऑब्जर्व करा कि कंपनी जो है ना तो डिडक्ट करी ना तो डिपॉजिट कर रही, ठीक है, उनसे उनका TDS सैलरी में से। द ऑडिटर असेस दैट इम्पैक्ट ऑफ दिस कैन बी सिग्निफिकेंट, और कंपनी के पास बहुत सारे एक्सपेक्ट है, सैलरी ज़्यादा है, TDS काटना चाहिए। तो इससे जो है एक अननेसेसरी हैसल हो रहा है एक्सपेक्ट को, एंड दे सर्व कंपनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, और वो कंपनी को जो है शॉर्ट पीरियड के लिए सर्व कर रहे हैं। तो ऑडिटर किस तरीके से इसको डील करेगा, समझो इधर। अब ये एक नॉन कंप्लायंस तो है, ये भी एक नॉन कंप्लायंस है, ठीक है। देखो नॉन कंप्लायंस तो है, ये स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस है, TDS आपने फॉलो नहीं करा, पर कारों में रिपोर्टिंग नहीं होगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है कि अब देखो सिर्फ कारों में ही रिपोर्टिंग नहीं होगी, इधर जो रिपोर्टिंग होगी वो मेन रिपोर्ट में भी होगी अलॉन्ग विद कारों। और कारों में किधर, स्टैट्यूटरी ड्यूज़, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ में TDS भी आता है। तो देखो अब ये है कि डिस्प्यूटेड और अनडिस्प्यूटेड, तो कंपनी चेक करो कि क्या कंपनी रेगुलर है इन डिपॉजिटिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज़ जो अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, क्या रेगुलर है। अच्छा ठीक है, अगर नहीं रेगुलर है तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट डेट पे फॉर मोर देन 6 मंथ्स आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि भले वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, लॉन्ग पीरियड के लिए हो, TDS तो काटना था ना। तो ये स्टैट्यूटरी नॉन कंप्लायंस तो है, ठीक है। मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि भैया ये जो है TDS ऑन सैलरी, ठीक है, सैलरी पे TDS काटना एक अननेसेसरी हैसल क्रिएट करेगा उनको ही, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड के लिए सर्व कर रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट का कंटेंशन तो कोई वैलिड नहीं है, तो मैनेजमेंट व्यू से हम एग्री नहीं करेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। और मैटर रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी लायबिलिटी ओनली, तो स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, देखो ये बोल रहा है कि मैटर, हाँ माना कि एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी से रिलेटेड है, पर ये मैटर जो है तभी रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, जब वो डिस्प्यूटेड हो, ठीक है। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट डज नॉट अराइज टिल द टाइम दिस बिकम डिस्प्यूटेड, ठीक है। तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट तभी अराइज होगी जब डिस्प्यूटेड है। तो भाई ये नहीं, ऐसा नहीं है, अनडिस्प्यूटेड हो, डिस्प्यूटेड हो, ठीक है। आपने अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, आपने टाइम पे जमा करा नहीं करा, आपने लेट जमा करा, तो भैया अगर 6 महीने से ज़्यादा है तो आप इसको रिपोर्टिंग कर दो, ठीक है। तो वेदर कंपनी इज़ रेगुलर इन डिपॉजिटिंग, क्या कंपनी रेगुलर है, ठीक है, और डिपॉजिटिंग। और ऐसे केस में
रेगुलर का मतलब ये होता है कि आउटस्टैंडिंग भी होता है तो 6 महीने के अंदर आप पे कर दो। 6 महीने से ज़्यादा है तो ऐसे केस में नहीं। और NIC चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहा है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर ने नोटिस करा फ्रॉड, जो ऑडिट ऑफिसर ने कमेंट किया है कभी, ठीक है। और वही फेक वेंडर थे, फिक्स एसेट रजिस्टर, फेक वेंडर्स को पे करा है, फिक्स एसेट रजिस्टर में नहीं है, डायरेक्ट शेयर होल्डर को रिपोर्टिंग कर दी। तो ये तो गलत है ना, पहले आप सेंट्रल गवर्नमेंट को करो क्योंकि मोर देन 100 लाख है। जैसे कि इसमें विद इन द नॉलेज आप पहले 2 दिन के अंदर पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑडिट कमेटी को बताओ, देन जो है उनका रिप्लाई 45 दिन में आएगा, देन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो अलॉन्ग विद द रिप्लाई, ठीक है, अलॉन्ग विद द रिप्लाई, और जो भी रिप्लाई उनका आया और जो भी आपका रिपोर्टिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड रिप्लाई देयर टू। अगला है कि MNO एंड कंपनी 3 पार्टनर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, कंपनी इंगेज है रियल इस्टेट बिजनेस में। PCL एक रिसेंटली लॉन्च किया है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट बेंगलोर में, और ठीक है 5500 का प्राइस है जो भी है। PCL लिमिटेड ऑल्सो अनाउंस दैट देयर फर्स्ट 50 कस्टमर इनॉग्रेशन डिस्काउंट मिलेगा 10%। M जो है पार्टनर है, सी वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी है, वो पार्टनर भी है विद MNO एंड कंपनी, ठीक है। एंड दी ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर ऑफ PCL बुक 3 BHK फ्लैट, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि पार्टनर तो है ही है MNO में, और ऑडिट इंगेजमेंट पार्टनर भी है 3 BHK फ्लैट, एंड ही वॉज ऑफर्ड डेट ऑल इंक्लूसिव प्राइस ऑफ ₹4950, ठीक है, 10% डिस्काउंट के बाद। अब सी समझो, अनादर पार्टनर ने भी बुक करा फ्लैट 3 BHK का, पर इंक्लूसिव प्राइस है 5500। तो एक है कि डिस्काउंट के बाद और एक है डिस्काउंट के पहले, ठीक है। M और N दोनों ने बुक करा। अब देखो समझो, द पॉइंट ये है कि जो इनॉग्रेशन डिस्काउंट है 10% है, और पहले 50 कस्टमर को दे रहे हैं, तो ये कस्टमर्स को दे रहे हैं। अब कस्टमर ऑडिटर भी होगा तो उसको भी देंगे। तो एक जो है बिज़नेस रिलेशनशिप के तहत दिया जा रहा है, मतलब बिज़नेस रिलेशनशिप मतलब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, ठीक है, आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, और जो फैसिलिटीज़ कस्टमर्स को दे रहे हैं वही इनको दे रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहे। तो अगर जो है ये ट्रांजैक्शन रूटीन कमर्शियल ट्रांजैक्शन का है, ठीक है, तो रूटीन कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो वो इधर आएगा नहीं, राइट। तो क्या लिखा है कि बीइंग द ऑडिटर उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा इस बिज़नेस ट्रांजैक्शन से। तो कोई ये फोकस बिज़नेस ट्रांजैक्शन पे कर रहे हो, 5 लाख की लिमिट का नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर M विद ऑडिट क्लाइंट सिंस N वॉज नॉट ऑफर्ड एनी डिस्काउंट। ये बोल रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, तो सही है, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, पर लिखा है ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर M। ये बोल रहे हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर M विद ऑडिट क्लाइंट्स, ठीक है। तो सिंस N वॉज नॉट ऑफर्ड, बोल रहे हैं कि N को ऑफर नहीं करा तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये कुछ अलग सी बात कर रहे हैं। देखो समझो, MNO being the auditor shall not suffer disqualification, चलो ये भी सही है, ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर M and N विद PCL लिमिटेड सिंस द थर्ड पार्टनर O, वो बोल रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा क्योंकि O ने जो है कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा। ये भी कुछ तो भी कारण है, ये बोले डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये बोले डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या बोल रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय M and N विद ऑडिट क्लाइंट सिंस बिजनेस ट्रांजैक्शन विद ऑडिट क्लाइंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ सही है, बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑडिट क्लाइंट के साथ करें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आर अलाउड विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑन ट्रांजैक्शन प्राइस। 1 सेकेंड, ये बोल रहे हैं कि कोई कंसिडरेशन नहीं हो तो सही है। क्या है कि उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ सच बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करा हो बिना कंसिडरेशन के। तो ये ऐसा नहीं है, कंसिडरेशन हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय मिस्टर M विद ऑडिट क्लाइंट, सिर्फ M की बात करें, ठीक है। बिजनेस ट्रांजैक्शन M विद ऑडिट क्लाइंट इफ़ M क्वालिफाइड, अगर M क्वालिफाई होता है फर्स्ट 50 एलिजिबल कस्टमर में और मार्केटिंग स्कीम के तहत अगर उसको जो है 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो देखो जो M ट्रांजैक्शन कर रहा है वो तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रूटीन कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, पर M को डिस्काउंट मिला तो ये बोल रहे हैं कि M को तो स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, तो एक तरीके से बिजनेस रिलेशनशिप हो गया। क्या लिखा हुआ है कि पर्सन या फर्म जिसका बिजनेस रिलेशन नहीं है, ठीक है, सॉरी पर्सन ऑफ फर्म ऑडिटर में पर्सन ऑफ फर्म जिसका बिजनेस रिलेशन है कैश में और फिर सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ एसोसिएट सब में, तो बिजनेस रिलेशन है तो डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है।
पर बिजनेस रिलेशन का कुछ एक्सेप्शन है कि प्रोफेशनल नेचर की सर्विस दे रहे हो, राइट, प्रोफेशनल नेचर की सर्विस दे रहे हो, सर्विस ऑफ प्रोफेशनल नेचर, ठीक है, तो ये बिजनेस रिलेशन नहीं होता, तो मतलब आप क्वालिफाइड हो। और दूसरा, आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एज नॉर्मल कस्टमर, आर्म लेंथ प्राइस पे हो रहे हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो बिजनेस रिलेशन नहीं है, मतलब क्वालिफाइड हो। तो ये भी जो ट्रांजेक्शन हुआ है एम का, वो आर्म लेंथ प्राइस पे हुआ है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुआ है, एज नॉर्मल कस्टमर ही हुआ है, पर हाँ वो पहले 50 में आ गया था तो उसी की उसको मिल गया। तो अपन ने भी ये लिख दिया कि 10% डिस्काउंट अगर पहले 50 कस्टमर को दे रहे हैं और ऑडिटर भी पहले 50 कस्टमर में आ रहा है, उसको भी डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि क्वालिफाइड है, ठीक है। फिर वही आता था, वापस से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कंपनी ने कुछ मिस करे हैं ट्रांजेक्शन्स, तो मैनेजमेंट इज़ कंसिडरिंग टू टेक दिस इन राइट फाइनेंशियल ईयर, तो मैनेजमेंट नहीं कर सकता रीओपन, ठीक है, एक्शन ऑफ मैनेजमेंट करेक्ट नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन आया जिसमें वही रिपीट क्वेश्चन है कि आपको CFS बनाना पड़ेगा, भले ही आपकी सब्सिडियरी आपने जो है एक्वायर करा है इंडिया को या बाहर को, जो भी है, आपको सबको लेकर आपको CFS बनाना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड जिसका टर्नओवर 200 करोड़ है, प्रॉफिट 25 करोड़ है, वो टेक्सटाइल में है, फेयरली स्टेबल ऑपरेशन है, ठीक है, और कॉस्ट कटिंग में इन्वॉल्व है अभी मैनेजमेंट ग्रोथ के लिए। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है लास्ट 3 ईयर से ऑडिट कर रहे हैं और क्लीन रिपोर्ट दे दी ओवर दिस ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर 19 में एक लार्ज प्रोजेक्ट आया, देखो 3 साल से ऑडिट कर रहे हो, क्लीन रिपोर्ट दे दी, पर फाइनेंशियल ईयर 19 में एक लार्ज प्रोजेक्ट आया फ्रॉम अ कस्टमर, ठीक है, विच रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टर्नओवर बढ़ गया। हाउएवर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी डिड नॉट इम्प्रूव, टर्नओवर तो बढ़ गया, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ी, ठीक है। तो ये जो 4th ईयर का ऑडिट था, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिड नॉट एग्री विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉलो बाय द कंपनी। अब वो जो मैटर सिग्निफिकेंट था, ठीक है, मैटर सिग्निफिकेंट था और डिस्कशन डिबेट हुआ, तो अब वो जो है ऑडिटर क्वालिफाई करा अपने रिपोर्ट को, क्योंकि वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड नहीं था। तो ऑडिटर चाहता था कि मैनेजमेंट जो है उसको डिटेल में समझाए, मैनेजमेंट शुड एक्सप्लेन दिस मैटर, कि जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्राइटेरिया है मैनेजमेंट उसको डिटेल में समझाए, ठीक है। और टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर विच ऑडिटर आर क्वालिफाइंग द रिपोर्ट, हाउएवर द मैनेजमेंट हैड अ डिफरेंट व्यू। मैनेजमेंट वो ये बोल रहा है कि अगर ऑडिटर क्वालिफाई कर रहा है रिपोर्ट, तो वो फिर वो हाईलाइट क्यों करे मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसलिए फिर वो रिफ्यूज़ कर दिया। अब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है, सिंस ऑडिट इज़ नॉट गेटिंग कंक्लूडेड, तो कैसे अब रिजॉल्व कर इसको, पूरा ऐसे का क्वेश्चन फंसा दिया। मैं आपको वापस बता दूँ, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि चलो ठीक है, कंपनी का सब मस्त चल रहा है, कॉस्ट कटिंग चल रही है, क्लीन रिपोर्ट बढ़िया दे रहे हैं, पर अभी क्या है कि वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपन ने बोल दिया कि ये देखो इस पर बहुत सारे ये सिग्निफिकेंट मैटर है, तो मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ, पर अब मैनेजमेंट को ये भी बोला कि आप इसको एक्सप्लेन भी करो क्राइटेरिया को। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि जब तुम क्वालिफाई करो तो मैं एक्सप्लेन क्यों करूँ, राइट। देखो समझो, मैनेजमेंट इज से दैट ऑडिटर इज क्वालिफाइंग द रिपोर्ट, देन व्हाई शुड ही हाईलाइट द मैटर, ठीक है, तो रिफ्यूज़ कर दिया। अब समझो, ये गिवन सिचुएशन में मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू गिव नोट, ठीक है, तो ऑडिटर शुड नॉट होल्ड द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर, देखो मैनेजमेंट ने मना करा तो ऑडिटर कोई रुकेगा नहीं। इन ऐसे केस में जो है डिस्क्लेमर ओपिनियन दे दो इंस्टेड ऑफ क्वालिफिकेशन। सी, डिस्क्लेमर ओपिनियन क्यों दो भैया, आपको तो सारे एविडेंसेस मिले ना, आपको ऐसा थोड़ा ना कि आपको एविडेंस नहीं मिले, आपको एविडेंस मिले, पर आपको जो लग रहा है आप सहमत नहीं हो किसी पॉइंट पे, तो अपन ने उसको बोल दिया कि एक्सप्लेन कर दो। आर्ग्यूमेंट मैनेजमेंट का सही है, ठीक है, ऑडिटर कैन नॉट डू कि वो क्वालिफाई भी करवा ले और हाईलाइट भी करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। पर देखो ये क्या बोल दिया कि जो नोट है ना वो यूज़र के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो ये तो गलत हो गया कि यूज़र के लिए बेनिफिशियल तो है। अब इन केस ऑफ सच मैटर रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन का जो मैटर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दो इन द नोट्स टू अकाउंट। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है तो ऑडिटर शुड कंसिडर गिविंग ऑफ इम्फेसिस ऑफ मैटर। ऑडिटर ऐसे केस में जो है इम्फेसिस ऑफ मैटर दे दे रादर देन क्वालिफिकेशन। कायदे से ये पॉइंट सही लगता है, पर देखो आंसर देख रखा है डी कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर है वो तो बेनिफिशियल फॉर कंपनी है, बिकॉज बाय गिविंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर जिस पर ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन दिया है,
इन द नोट्स टू अकाउंट द मैनेजमेंट वुड बी एबल टू एक्सप्लेन हर पर्सपेक्टिव पॉइंट। तो ऑडिटर ने कुछ क्वालिफिकेशन दिया, मैनेजमेंट ने उसको एक्सप्लेन करा, तो मैनेजमेंट अपने पर्सपेक्टिव पॉइंट बता सकती है नोट्स टू अकाउंट में। तो ऐसे केस में क्या करेगा कि ऑडिटर जब अपना क्वालिफिकेशन देगा तो एक नोट्स टू अकाउंट का रेफरेंस डाल देगा, ठीक है, ये बताते हुए कि आपको मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है तो वो देख लो। इन दैट केस ऑडिटर व्हाइल गिविंग क्वालिफिकेशन कैन गिव रेफरेंस टू द नोट्स टू अकाउंट, अदरवाइज द इंटायर मैटर वुड फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाउएवर द ऑडिटर डू नॉट होल्ड हिज रिपोर्ट इफ द मैनेजमेंट डज नॉट वांट। अगर मैनेजमेंट को एक्सप्लेनेशन नहीं देना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको होल्ड कर दोगे, ठीक है, तुमको तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमने ऐसे 705 में इनकॉर्पोरेट कर लिया कि कभी किसी मैटर पे ऑडिटर को क्वालिफिकेशन देना है, वो मैनेजमेंट को बोल रहा है कि आप जो है उसको एक्सप्लेन कर दो, तो एक्सप्लेन करने के बाद ऑडिटर ये नहीं सोचेगा कि यार चलो क्वालिफिकेशन नहीं देते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो दे दिया है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, और अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है तो चलो क्वालिफिकेशन नहीं देते हैं, सिंस इसको एक्सप्लेन कर दिया है तो हम EOM पैरा में डाल देते हैं। ये नहीं चलेगा। बेटर है कि एक्सप्लेनेशन का आप उनको बोल रहे हो तो एक्सप्लेनेशन का आप उनको इसलिए बोल रहे हो ताकि एक्सप्लेनेशन देने से उनका एक पर्सपेक्टिव लोगों को समझ में आए। तो ऑडिटर तो अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई भी करेगा, पर क्या है कि जब वो क्वालिफिकेशन देगा वो रेफरेंस दे देगा नोट्स टू अकाउंट का, उनका पर्सपेक्टिव जानने के लिए, ठीक है, ऐसा रहेगा। VBN एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है गोल्ड के, ठीक है। अब जब वो ऑडिट कंडक्ट करे फॉर द ईयर, ऑडिटर को पता चला फ्रॉड का अमाउंट 2 करोड़ है और एक एम्प्लॉय ने करा है, तो अब क्या करे? तो रिपोर्ट, अब समझो रिपोर्ट पहले ओके 1 सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। तब देखो पॉइंट ये है कि देखा जाए तो करते तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एट दी एंड, पर हम ऑडिट कमेटी को पहले रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। द रिपोर्ट फ्रॉड टू ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड इन ऑडिट रिपोर्ट। ये जो अभी रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्टिंग की बात जो है वो इंस्टेंट रिपोर्टिंग का नहीं बोल रहे, वो अल्टीमेट रिपोर्टिंग का बोल रहे हैं। सी अल्टीमेट रिपोर्टिंग इधर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, ठीक है। अब कायदे से जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड करते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो हम सबसे पहले ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी हम 2 दिन के अंदर रिपोर्ट करते हैं, तो उनका रिप्लाई 45 दिन के अंदर आता है। फिर नेचर, अमाउंट ऑफ फ्रॉड एंड पार्टी इन्वॉल्व हम सेंट्रल गवर्नमेंट को अगले 15 दिन में बताते हैं। तो कायदे से तुम ये भी बोल सकते हो कि हम फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या रिपोर्ट करें, सबसे पहले तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करें ना। तो सी अल्टीमेट रिपोर्टिंग की बात हो रही है इधर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने सारे MCQs कंपनी ऑडिट की ओवर करे। 4 केस स्टडी है, वो 4 केस स्टडी भी हम ओवर करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to do the further MCQs। और इधर जो है हम सिर्फ 3 केस स्टडी करेंगे, जो लास्ट केस स्टडीज़ है वो फटाफट करके इसको ख़त्म करते हैं। तो सूर्योदय लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, टायर बनाती है, टर्नओवर 300 करोड़ है 19-20 में। सीता गीता एसोसिएट जो है स्टैट्यूटरी ऑडिटर है 19-20 के, वो इनफैक्ट टैक्स ऑडिटर भी थे 17-18 के और 19-20 के भी है। मतलब सीता गीता कंपनी ऑडिटर भी है, टैक्स ऑडिटर भी है। अब ड्यूरिंग दी ऑडिट सीता गीता ने नोटिस रिसीव उनको कि हम जो है मर्जर एक्विजिशन में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो सीता ने उसको अटेंड नहीं करा। और जो रोहन है, जो अनादर पार्टनर है, ठीक है, जो उसके साथ वर्क कर रहा है, तो उसको बोल दिया कि चल तू चले जा यार, ठीक है। वो पार्टनर है ना, तो पार्टनर को बोलते तू चले जा, और वो बोल रही है किसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, ये मीटिंग ऐसी अटेंड करना। तो एक तो चलो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्या है कि ऑडिटर को जो है कुछ फ्रॉड दिखे जो अकाउंट्स ऑफिसर ने करे है, अनऑथराइज पेमेंट किया है 0.80 करोड़, मतलब 1 करोड़ से कम का, ठीक है। तो ऑडिटर को पता है कि 1 करोड़ से कम है, तो जो रिपोर्टिंग जो है वो ज़रूरत नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को करने की, ठीक है, बस ये बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो। फिर बाद में जो सर्वोदय ने एक्वायर करी 5 कंपनी, जिसमें 2 फॉरेन कंपनी है, और सर्वोदय जो है उसने CFS बनाया जिसमें 3 इंडियन कंपनी को इंक्लूड किया और 2 फॉरेन कंपनी को इंक्लूड नहीं किया, तो ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब जो मैनेजमेंट है सर्वोदय का डिसाइड करा कि हम रिवाइज़ करें अकाउंट्स को, ठीक है। देखो रीओपन रिकास्ट नहीं बोला है, उन्होंने बोला रिवाइज़, ठीक है। और रिवाइज़ करना है तो 17-18 के मैटर रिवाइज़ कर रहे हैं, 17-18, 18-19, 19-20, मतलब मैं 19-20 में हूँ, मैं 17-18 को रिवाइज़ कर रहा हूँ। साथ ही साथ सर्वोदय ने जो है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करा है प्रॉफिट में से, पर कंपनी ने रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। पर इसने जो है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में जो 5 दिन के अंदर ट्रांसफ़र करना था, उन्होंने वो करा ही नहीं, ठीक है।
और वो बोल रहे हैं कि इंटरिम डिविडेंड होने ट्रांसफ़र करना रहता है, फाइनल डिविडेंड हम ट्रांसफ़र करते हैं। फिर साथ ही साथ जो ऑडिटर ने ये फाउंड करा कि ये जो है कंपनी ये तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी नहीं बनाती, और इवन दो सच लाइबिलिटी वॉज एंटिसिपेटेड। जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तब वो लाइबिलिटी उनको पता थी कि है। तो ऑडिटर ने मैनेजमेंट से डिस्कस करा तो उन्होंने बोला कि डिविडेंड हमने डिक्लेयर करंट ईयर के प्रॉफिट से करा है, तो इसलिए जो है प्रोविजन नहीं बनाया है। पर हमने प्रोविजन नहीं बनाया, पर हम जो है रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे इसको ड्यूली पे कर देंगे, ठीक है। और जो ये बोला है कि अगस्त 20 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 20, मतलब ये 2021 की बात कर रहा है, 1920 नहीं 2021 की। तो अगस्त 20 में टायर बेचे, ठीक है, एक 2 व्हीलर वाली कंपनी को 10 लाख के थे आर्म लेंथ प्राइस पे, ठीक है। तो ठीक है, तो सर्वोदय ने बेचे टायर, ठीक है, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सुपर एक्स को। तो एमडी ने गारंटी दी है सर्वोदय को सुपर एक्स के बिहाफ पे, ठीक है। तो सुपर एक्स ने क्या बोला एमडी को कि सर्वोदय को गारंटी दे दो। जो ब्रांच मैनेजर है ऑफ एमडीएस बैंक, ठीक है, एमडीएस ने गारंटी दी ना, वो मिस्टर श्याम है, वो सीता का सन है, मतलब कि समझ रहे हो, सीता के बेटे ने गारंटी दी है और ये बोल दिया कि आप सुपर एक्स को भेज दो। अगर सीता एन एसोसिएट ऑडिटर है तो ऑडिटर में जो है पार्टनर का रिलेटिव हो गया ना, और रिलेटिव ने गारंटी दे दी। मैं ही ऑडिटर हूँ उस कंपनी का और मेरे रिलेटिव उस कंपनी को गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। और अपन ने पढ़ा कि गारंटी जो है इंडेप्टनेस 5 लाख का है, गारंटी 1 लाख का है। वो गारंटी कितनी दी इसने, चलो ठीक है, इसने 10 लाख की गारंटी दी है, तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया सीता गीता एन एसोसिएट को, ठीक है। अब समझो, अब क्वेश्चन देखो, जो पहला क्वेश्चन आता है कि क्या उसकी ड्यूटी है जनरल मीटिंग अटेंड करना, कभी उसने अटेंड नहीं करा तो उसने जो है दूसरे से अटेंड करवा लिया ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से, तो क्या सही है? तो देखो सीधा ये बोल रहे सीधा सही है, क्योंकि ऑडिटर के पास राइट है टू रिसीव नोटिस। उनको नोटिस मिलेगा पर उनकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मीटिंग अटेंड करना, ठीक है। दूसरा बोले कि सीता करेक्ट नहीं है, उसको नोटिस रिसीव करने का राइट है, उसकी ड्यूटी मीटिंग अटेंड करना। देखो सीता ने क्या बोला था, सीता ने ये अंडरस्टूड करा था कि उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है अटेंड करना, ठीक है, उसकी ऑब्लिगेशन नहीं अटेंड करना टू अटेंड सच मीटिंग, दो दे हैव अ राइट, तो उसके पास राइट है रिसीव करने का। तो सी तुम्हारे पास ऑब्लिगेशन है अटेंड करना, पर अटेंड तुम खुद कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो, पर ऑब्लिगेशन तो है अटेंड करना। मतलब समझ रहे हो कि ऑडिटर के पास राइट है नोटिस रिसीव करने का, इनकी ड्यूटी भी है मीटिंग अटेंड करने का, पर हाँ, पर किसी दूसरे से भी वो करवा सकते हैं, पर तुम्हारी ड्यूटी तो है अटेंड करना। तो सिर्फ नोटिस रिसीव करने का राइट नहीं है, तुमको अटेंड भी करना है, ठीक है। अब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड कमिटेड बाय अकाउंट्स ऑफिसर, फ्रॉड किसने किया? अकाउंट्स ऑफिसर ने किया है। क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है? अब फ्रॉड तो 1 करोड़ से कम का किया है, ठीक है। तो देखो फ्रॉड तो सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा नहीं, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को होगा, तो कायदे से बी आना चाहिए आंसर। चलो तो इधर बी आएगा क्योंकि ऑडिट कमेटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और सीता एडवाइस मैनेजमेंट रिगार्डिंग वॉलंटरी रिवीजन, तो रिवीजन करना है, ठीक है, तो वो रिवाइज कर सकती है, पर उसको ट्रिब्यूनल से अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। अब सी जो ऑर्डर मिलता है, ठीक है, वो रजिस्ट्रार को फाइल भी करना पड़ता है। तो देखो उसको अप्रूवल जो है ट्रिब्यूनल से चाहिए रहता है, तो कैन नॉट रिवाइज का सवाल नहीं उठता, रिवाइज तो कर सकते हैं, और रिवाइज के लिए जो है ट्रिब्यूनल से अप्रूवल चाहिए रहता है, एमसीए नहीं, ठीक है। और रिवाइज तो कर सकते हैं 17-18 का भी। अब लिखा है विद रिस्पेक्ट टू रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, रिवीजन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज करें तो क्या करस्पॉन्डिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी रिवाइज कर सकते हैं उस साल की? तो देखो ऐसा है कि हमने 3CD में पढ़ा है कि रिवाइज तो कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जब रिवाइज करनी रहती है तो आप रीज़न भी स्पेसिफाई करते हो। ऐसे आप अनगिनत बार नहीं कर सकते, कैप एज मैनी टाइम एज रिक्वायर्ड आप कर रहे हो, पर्टिकुलर सिचुएशन पे ही आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर सकते हो, और ये वो एक सिचुएशन है। अब मैनेजमेंट ऑफ सर्वोदय ने ट्रांसफ़र नहीं करा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो देखो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र करा नहीं करा ये आपकी इच्छा है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है डिविडेंड को डिक्लेयर करने के पहले। तो देखो वो करेक्ट है, अगर उसने ट्रांसफ़र नहीं करा ना तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफ़र तो ऐसे भी ऑप्शनल है। इधर भी लिखा हुआ है करेक्ट, इधर भी लिखा हुआ है करेक्ट, पर इधर ये बोल रहे हैं क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड में ट्रांसफ़र ज़रूरत होती है, इंटरिम में नहीं। ऐसा नहीं, दोनों में ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। इधर भी करेक्ट लिखा है कि नॉट ट्रांसफरिंग करना सही है। एज द कंपनी हैज़ डिक्लेयर्ड प्रॉफिट आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, डिविडेंड करंट ईयर प्रॉफिट से डिक्लेयर हुआ तो ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। दो करेक्ट तो है पर रीज़न भी सही होना चाहिए, ठीक है, और रीज़न यही सही है, और इनकरेक्ट वाले की तो बात ही नहीं आती है, ठीक है। अब कंटेंशन ऑफ मैनेजमेंट करेक्ट,
इज़ नॉट ट्रांसफरिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड एट सेपरेट बैंक अकाउंट। कंटेंशन क्या था? कंटेंशन ये था कि ये तो इंटरिम डिविडेंड है ना, तो इधर ट्रांसफ़र करना ज़रूरी नहीं है। तो कंटेंशन सही है, देखो कंटेंशन तो गलत है, तो करेक्ट की तो बात नहीं आती, ठीक है। नॉट करेक्ट ही समझ में आता है, ठीक है, क्योंकि नॉट करेक्ट ही सही है। तो देखो इधर करेक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं आएगा, 1 सेकेंड, करेक्ट नहीं आएगा, करेक्ट भी नहीं आएगा, नॉट करेक्ट आएगा। अब देखो नॉट करेक्ट में रीज़न क्या है? नॉट करेक्ट एज सच अमाउंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू सेपरेट बैंक अकाउंट इन केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड और एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड विद इन 7 डेज। डिक्लेरेशन के 7 दिन के अंदर नहीं, गलत, 7 दिन इसलिए गलत, 5 दिन में होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है कि प्रोविज़न नहीं बनाना इनकम टैक्स लायबिलिटी का, तो क्या एक्शन है लोगे आप? देखो प्रोविज़न तो बनाना चाहिए, ठीक है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट तो जाएगी, तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देना तो कुछ गड़बड़ी है। क्वालिफाइड रिपोर्ट जाएगी, ठीक है, एज नॉन प्रोविज़न लीड टू ओवर स्टेटमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। अगर आपने प्रोविज़न नहीं बनाया, ठीक है, नॉन प्रोविज़न, तो लीड्स टू ओवर स्टेटमेंट कैसे हुआ? अंडर स्टेटमेंट होगा ना, तो ओवर स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। देखो क्या लिखा हुआ है कि नॉन प्रोविज़न हैम्पर्स द ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू का हैम्पर करते तो क्वालिफिकेशन तो जाएगा। और कैन मैसेज सीता गीता एंड एसोसिएट बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ सर्वोदय फॉर द नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर। क्या उसको स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में? देखो सिंपल सी बात है कि इन्होंने गारंटी दे दी ना 10 लाख की। देखो क्या हुआ था कि रही बात 19-20 की, उसका आता है 20-21, ठीक है। अब इसमें 20-21 में क्या हुआ था? अगस्त 20 में कंपनी ने टायर बेचे थे एक कंपनी को 10 लाख के, और उस कंपनी के बिहाफ पे बैंक ने गारंटी दी थी, ठीक है। और जो बैंक है, ठीक है, वो बैंक है जिसमें सीता का बेटा वहाँ पे जो है मैनेजर है, तो कायदे से ये डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए, ठीक है। पर इधर नॉट डिस्क्वालीफाइड लिखा है, तो थोड़ा सा ये अखर रहा है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है ये। तो लिखा हुआ है कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कैन बी अपॉइंटेड बट गीता कैन कंडक्ट ऑडिट, सीता इज डिस्क्वालीफाइड, और ये कैन बी अपॉइंटेड। तो सी कैन बी अपॉइंटेड तो नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बी अपॉइंटेड होना चाहिए, पर इधर कैन बी अपॉइंटेड लिखा हुआ है। पॉइंट ये है, ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों। देखो इधर अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में जो गारंटी दे रहे थे, ये गारंटी कौन दे रहा है? ये गारंटी जो है बैंक दे रही है, बैंक दे रही है, कोई रिलेटिव नहीं दे रहा है, ये तो बैंक दे रही है, ठीक है। तो ध्यान दो, अपन ने ये पढ़ा है कि कंपनी, रिलेटिव या पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा। तो इधर रिलेटिव गारंटी नहीं दे रहा है, रिलेटिव तो बैंक में ब्रांच मैनेजर है, बैंक दे रहा है, ठीक है, तो वैसे देखना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है कि QR लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करती है, कंपनी हैदराबाद में एनुअल टर्नओवर 400 करोड़ है। वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, उसने डिक्लेरेशन नहीं दिया, लो डिक्लेरेशन नहीं दिया, जबकि तो देना था, और ऑडिटर उसके डिक्लेरेशन को वेट कर रहा था, पर मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम रिसीव नहीं कर पाए डिक्लेरेशन, ठीक है। बाकी सुदूर साहब ने डिक्लेरेशन दिया। फिर ये है कि उस कंपनी ने जो है एडवांस भी दिया है, ठीक है, और उस सब्सिडियरी की नेटवर्थ जो है वो इरोड हो गई सब्सटेंशियली एज एट 31 मार्च 20, ठीक है। तो नेटवर्थ जो है वो इरोड हो गई 31 मार्च 20 को, ठीक है। अब सी टर्नओवर की भी जानकारी हो गई, ठीक है, ठीक है। अब लुकिंग एट द फ्यूचर प्रोजेक्शन देयर वाज नो सर्टेनिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी की भी कोई सर्टेनिटी नहीं है। अब देखो एक और सब्सिडियरी, ठीक है, ठीक है, अनदर सब्सिडियरी SPS लिमिटेड, और एक और कंपनी की सब्सिडियरी ने ऑब्जर्व करा है कि QR पे अनदर सब्सिडियरी ने ऑब्जर्व दैट देयर हैज बीन सम फेमा नॉन कंप्लायंस, ठीक है, बट मैनेजमेंट के पास एक्शन प्लान है। तो मैनेजमेंट को लग रहा है कि उस एक्शन प्लान से जो नॉन कंप्लायंसेस है वो गुड हो जाएंगे, ठीक है, और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी कंपनी को, तुम चिंता मत करो, मेरे पास है एक्शन प्लान। अब देखेंगे कि नॉन कंप्लायंस तो सही हो जाएगा। इन केस द पेनल्टी अराइज इन फ्यूचर, कभी जो पेनल्टी है वो फ्यूचर में हो गई, इन केस पेनल्टी जो है वो फ्यूचर में हुई तो इम्पैक्ट तो सिग्निफिकेंट रहेगा। पर क्या हुआ कि लोग मैनेजमेंट से एग्री करते थे, मैनेजमेंट बोल रहा हमारे पास एक्शन प्लान है ना, ठीक है, तो हम ठीक कर देंगे इसको। अब उनके पास जो है कस्टमाइज
वो ERP पैकेज भी था, ठीक है। अब 1 अप्रैल 19 से, ये 19 की बात करें, ये QRP जो है SAP की तरफ मूव कर गया, ठीक है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज हो रहा था। तो ऑडिटर ऑफ QRP वर ऑफ व्यू दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 एंडेड 31/5/20 बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ SAP इम्प्लीमेंटेशन, नो वर्क ऑन IT कंट्रोल रिक्वायर, क्योंकि वो बोल रहे हैं पहला साल है तो IT कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब सी, और वो अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहे हैं ये बोलते हुए कि पास्ट से ही हमने ये देखा है कि फर्स्ट ईयर में इम्प्लीमेंटेशन तो लोगों के वीक रहते हैं। सबसे पहली बात, रिसिप्ट नहीं है हुआ, डिक्लेरेशन नहीं मिला, ठीक है, किस तरीके से ऑडिटर डील करेगा। तो देखो ये याद रखना कि इस पर्टिकुलर नोट्स में सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। हमने इधर लिख के रखा है कि अगर आपको डिक्लेरेशन नहीं मिलता है तो ऑडिट रिपोर्ट कर देगा नॉन रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन इन देयर मेन रिपोर्ट। देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, 164(2) में डिक्लेरेशन, इसका तो ये थोड़ी ना है कि आप अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाने लग जाओगे, और ये चीज़ें जो है ऑडिटर इग्नोर भी नहीं कर सकता, ठीक है। और कोई ऐसी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन भी नहीं है। अब ऐसी कोई रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन तो है, तो इसलिए जो है ऑडिटर को रिपोर्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, मटेरियलिटी के बेसिस पे अवॉइड नहीं कर सकते। अब लिखा हुआ है कि हाउ शुड ऑडिटर ऑफ QRP डील विद द मैटर, जब इसका इरोजन हो रहा है नेटवर्थ का, तो सब्सिडियरी के नेटवर्थ का इरोजन हो रहा है, तब हम क्या करें, क्योंकि हमारी सब्सिडियरी के नेटवर्थ का इरोजन हो रहा है, ठीक है। देखो सब्सिडियरी की बात करें तो एडवांस दिए थे और नेटवर्थ इरोड हो गया, एंड लुकिंग एट द फ्यूचर प्रोजेक्शंस कोई सर्टेनिटी नहीं है रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो देखो सब्सिडियरी के नेटवर्थ का इरोजन हो रहा है और कुछ सर्टेनिटी नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो सी देखो मेरी जिम्मेदारी तो है, तो ऐसे नो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन तो ये तो गलत हो जाएगा, और EOM पैरा भी नहीं जाना चाहिए इसका। अब क्या लिखा हुआ है कि QRP नीड्स टू गिव क्वालिफिकेशन, अगर तुम एडवांसेस की रिकवरी नहीं कर पा रहे हो तो अगर एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी है बुक्स में, देखो बुक्स पे रिकॉर्ड कर दी तो ठीक है, बात अलग है, पर अगर बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी तो क्वालिफिकेशन दे दो। तो वही है कि नोट डाल के तो काम नहीं चलेगा, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन देनी पड़ेगी अगर एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है तो। देखो एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी, और जो है नोट डाल के काम नहीं चलेगा। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट डाल दो, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ QRP में नोट डाल दो एक्सप्लेनिंग अबाउट द रिकवरेबिलिटी, कि रिकवरेबिलिटी हम इसको समझा देंगे, और क्या भाई रिकवरेबिलिटी नहीं हो रही है नोट डाल दो, ऐसा नहीं, आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। देखो यार मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूँ, देखो सिंपल सी बात, मैं होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर हूँ और सब्सिडियरी का नेटवर्थ इरोड हो रहा है, पर मेरे को सब्सिडियरी से इसलिए लेना देना है क्योंकि देखो एक तो मेरी सब्सिडियरी है और दूसरा ये है कि मैंने उसको एडवांसेस दिए, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर मैं होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर के रिस्पेक्ट में देखूँ तो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन तो रहेगी, ऐसा नहीं कि मैं बच जाऊँगा। दिमाग में ये आता है कि चलो इम्फेसिस और मैटर पैराग्राफ दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर अनसर्टेनिटी है ना, पर पॉइंट ये है कि अनसर्टेनिटी है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ये EOM पैरा कैसे हो गया, ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट और डिस्क्लोज जो थोड़ी ना होता है कि अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो EOM पैरा नहीं होने से रहा, पर हाँ आपने एडवांसेस दिए हैं, आपको पैसे अब नहीं मिल पाएंगे क्योंकि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है, तो ऐसे केस में क्वालिफिकेशन मैटर हो जाएगा ये। तो ऐसा है कि जो मैनेजमेंट ऑडिटर ऑफ QRP है वो मैनेजमेंट को ये नहीं बोल सकता कि अपनी कंपनी के मैनेजमेंट को कि यार तुम ऐसा कर दो कि तुमने तो इसको एडवांसेस दिए ना, तुम रिकवर नहीं कर पाओगे तो तुम ऐसा कर दो, नोट डाल के काम कर दो। नोट डाल के काम नहीं होगा, आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। अब देखो तो आपको ले दे के सिंपल सी बात है कि एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करी तो क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा। अब क्या है कि एक और सब्सिडियरी है जिसने फेमा का नॉन कंप्लायंस किया है, राइट, पर मैनेजमेंट का एक्शन प्लान है वो उसको ठीक कर देगी। तो सी आप समझो, नॉन कंप्लायंस किया था, मैनेजमेंट के पास एक्शन प्लान है, मैनेजमेंट श्योर है कि नॉन कंप्लायंस हम ठीक कर देंगे, कोई पेनल्टी नहीं होगी, पेनल्टी होगी भी तो इन केस द पेनल्टी अराइज, कभी पेनल्टी होती है तो इम्पैक्ट क्या है वो QRP के ऊपर सिग्निफिकेंट रहेगा। पर ऑडिटर ने वो मैटर को इवेल्युएट करा और रेगुलेटरी मैटर से समझा, ठीक है, और इन्वॉल्व करा रेगुलेटरी मैटर को, और फिर बाद में ले देकर वो मैनेजमेंट के व्यू से एग्री हो गए कि चलो ठीक है, मैनेजमेंट ने एक एक्शन प्लान लेकर रखा है। तो ऑडिटर को उस चीज़ को समझने के लिए एक एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ गई। तो ऑडिटर इससे ज़्यादा क्या कर सकता है किसी चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। तो ऑडिटर ने जो हैंडल करा है मैटर वो सही तरीके से किया है। ऑडिटर को कोई गड़बड़, कोई RBI को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
आरबीआई को बताने की ज़रूरत नहीं है। बस पॉइंट ये है कि मैनेजमेंट को जो है ये मैटर नोट्स टू अकाउंट में बताना चाहिए, और इस मैटर पे कोई ऐसा मॉडिफिकेशन में नहीं जाएगा, ठीक है, मॉडिफिकेशन में नहीं जाएगा। सी, और ये बोल रहे हैं कि आप टैक्स मैटर को इन्वॉल्व करते तो भी अच्छा रहता, ठीक है, क्योंकि पेनल्टी लगती है और कुछ टैक्सेशन इम्पैक्ट भी रहेगा, तो ठीक है, ये कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। उसको जिस हिसाब से लगता था उसने रेगुलेटरी एक्सपर्ट को लेकर उसने काम ख़त्म किया है, उसको टैक्स एक्सपर्ट भी रखना था। ये सब चीज़ें इतने रिलेवेंट नहीं है। बस ये है कि आपके पास कोई एक्शन प्लान है तो आप उसको जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट्स टू अकाउंट में बताओ। अगला क्वेश्चन ये है कि QRP हैज़ प्रिपेयरिंग CFS बट दे नॉट इंक्लूड CFS ऑफ SPS। ये इसलिए नहीं करते क्योंकि फिनेंशियल ईयर जो SPS फॉलो करता है ना, अब SPS कौन है? SPS एक दूसरी सब्सिडियरी है, अगर आपको पता हो तो SPS दूसरी सब्सिडियरी है, और ये सब्सिडियरी ध्यान रखो ये सब्सिडियरी है अपनी UK की, ठीक है। और जो एक अपनी सब्सिडियरी थी, राइट, वो सब्सिडियरी कहाँ की थी? वो अपन इंडिया की मान लो, राइट। अब देखो वो CFS में जो है SPS को नहीं लेता था, क्योंकि जो SPS है ना उसका फाइनेंशियल जनवरी से दिसंबर है और अप्रैल टू मार्च हमारा है, और ऑडिटर भी फाइन है विद दिस पोजीशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ QRP। तो CFS बनाना चाहिए, राइट। दो चीज़ तो ये है कि CFS बनाना चाहिए, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि CFS नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप CFS तो बनाना चाहिए, क्या लिखा हुआ है? अब देखो, ऑडिटर नीड टू प्रिपेयर CFS बाय ऑल्सो कंसोलिडेटिंग SPS इन केस दिस इज़ नॉट डन। अगर नहीं करा तो रिपोर्ट क्वालिफाई कर देंगे कि आपने कंसोलिडेट नहीं करा, ठीक है, हम क्वालिफाई तो कर देंगे। अब वो बोल रहा है कि CFS बनाना चाहिए, इन दिस केस दिस इज़ नॉट डन, ऑडिटर नीड टू की EOM पैरा। EOM पैरा क्यों भैया? अगर देना ही होगा तो हम जो है क्वालिफिकेशन रिपोर्ट देंगे। और ये बोल रहा है कंसोलिडेशन नहीं करना, ये भी गलत हो गया। अब ऑडिटर ऑफ QRP हैव डन मटेरियली असेसमेंट, ठीक है, कि अगर मैंने कंसोलिडेट नहीं करा तो इसका मटेरियलिटी असेसमेंट कर लो। ऑडिटर को मैनेजमेंट से पूछना चाहिए टू इंक्लूड, ऑडिटर शुड आस्क मैनेजमेंट से पूछे कि टू इंक्लूड नोट इन द CFS। एक मटेरियलिटी असेसमेंट करो, ठीक है, क्योंकि आपने उसको इंक्लूड नहीं करा। वो बोल रहा है चलो इंक्लूड नहीं करे चलेगा, आप मटेरियलिटी असेसमेंट करो और एक नोट डाल दो, ठीक है, और MRL ले लो। तो भैया ये नहीं होता, आपको इंक्लूड करना पड़ता है। आखिरी है, क्या आप ऑडिटर की व्यू से एग्री हो कि उसने IT कंट्रोल चेक ही नहीं करा, ये बोलते हुए कि SAP में पहले साल तो दिक्कत होती है, ये तो गड़बड़ है, ये तो करना ही नहीं था। तो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले कि ये कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है, तो ये तो नहीं चलेगा। ऑडिटर को प्रोसीजर तो परफॉर्म करनी चाहिए, देखो। और एनी सच प्रेसिडेंस ऑफ अदर क्लाइंट, भाई दूसरे की क्लाइंट से जो डिराइव होता है ये आप अपनी क्लाइंट पे मत थोपो, ठीक है, बिना परफॉर्मिंग करे ऐसी प्रोसीजर कि आप प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करो और ये बोल रहे हो कि दूसरों में दिक्कत होती है तो तेरे में भी दिक्कत होगी, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो फ़ाइन है ये फाइननेस भी नहीं चलेगी, ये कोई फ़ाइन भी नहीं है, ठीक है, तो ये फ़ाइन वाइन तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। चलो आखिरी, मिनसन जो अनलिस्टेड कंपनी है साउथ इंडिया की, ठीक है, मिनसन जो अनलिस्टेड कंपनी है साउथ इंडिया की, ठीक है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है, पेड अप कैपिटल 9 करोड़ है, टर्नओवर और प्रॉफिट दे के रखा है, ये 3 साल का दे के रखा है। कंपनी जो है कन्वेंशनल मेथड यूज़ कर रही है ऑयल निकालने के लिए, जिसमें ह्यूमन लोग चाहिए, तो इसलिए एक इनोवेटिव मेथड लेकर आ रही है, ठीक है, जो दूसरी कंपनीज यूज़ करती है। दो कंपनी का सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, पर 2 साल से वो अच्छे से नहीं कर रही है क्योंकि कंपटीशन है। तो एक नेचुरल एक्सट्रैक्ट लिमिटेड कॉम्पिटिटर आया, ठीक है, और उसने 75% मार्केट कैप्चर कर लिया क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को रिड्यूस प्राइस पे दे रहा था। नई मशीनरी यूज़ करता है, ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्शन करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए और रिकैप्चर करने के लिए उन्होंने जो है एक नया प्लांट को इरेक्ट करा। प्लांट की कॉस्ट थी 90 लाख। वो बैंक के पास गया टर्म लोन लेने के लिए 80 लाख का। वो बोल रहा है कि हम 5 साल में पे कर देंगे, तो इस टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन था। बैंक ने सैंक्शन कर दिया और 40 लाख डिसबर्स कर दिया 31 मार्च 20 तक, ठीक है। मिनसन ने अपॉइंट करा चेक एंड चेक को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, जो एक ऑडिटर है, ठीक है, AGM में अपॉइंट किया 5 साल के लिए। हाँ, तो एज एग्रीड ऑडिट टीम ने कमेंस करा ऑडिट वर्क, ठीक है, एज एग्रीड ऑडिट टीम ने अपना ऑडिट वर्क कमेंस करा फॉर द ईयर 1920, ठीक है, और अपना ऑडिट वर्क कंप्लीट करा मई 20 तक, ठीक है। अब सी मई 20, देखो 19-20 का ऑडिटर अपॉइंट हुआ था। 19-20 का ऑडिटर जो है उनने 18-9-19 मतलब कि उन्होंने सितंबर 19 को ही अपॉइंट कर दिया।
और ऑडिट टीम ने कुछ फाइंडिंग्स निकाली कि एक मटेरियल सप्लायर है, उसने केस फाइल किया है और कंपेंसेशन मांग रहा है। तो एक तरीके से ये एक 1 सेकेंड, तो PX लिमिटेड एक मटेरियल सप्लायर है जिसने केस फाइल करा है कंपनी के अगेंस्ट में और कंपेंसेशन मांग रहा है 3 करोड़ का। कंपनी ने अलाउंस बनाया 5% का। 70% इन्वेंट्री की जो वैल्यू है वो फिजिकल वेरिफिकेशन में कवर है, ठीक है। पर कोरोना वायरस आ गया, ठीक है, तो समझ रहे हो 70% ऑफ द वैल्यू वो फिजिकल वेरिफिकेशन में कवर हो रही है, पर ड्यू टू आउटब्रेक, ठीक है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि आउटब्रेक कोरोना वायरस आ गया और कंपनी को शो कॉज नोटिस आया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, क्योंकि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है पॉल्यूशन के पर्टिकुलर रूल का। और कुछ फ्रॉड आपने नोटिस करे हैं, एक परचेस मैनेजर ने फ्रॉड किया है, अकाउंट्स मैनेजर ने किया है, कैशियर ने किया है, और ले दे के 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है। तो एक फ्रॉड के ऊपर कुछ पॉइंट मिल रहे हैं हमको, और मटेरियल सप्लाई ये सब पॉइंट थे। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपन ने लिया है, 5 साल के लिए अपॉइंट किया है, और प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदी है, टर्म लोन लिया है, ये सब किया था आपने। और जो है कन्वेंशनल मेथड जो आप यूज़ कर रहे थे, कॉम्पिटिटर आ गया था तो आपको लॉस हो रहा है, तो आपको वापस से रीबिल्ड करना अपने आप को और रीकैप्चर करना है। तो जो एक पर्टिकुलर जो है कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी की 90 लाख, उसके लिए आपने टर्म लोन लिया था। ये सब चीज़ें हैं। अब समझो, दो कंपनी है सिग्निफिकेंट ग्रोथ पास्ट ईयर में, पर ये लास्ट 2 ईयर से अच्छा काम नहीं कर रही है। तो एज पर ऐसे 570 देयर आर सर्टेन इवेंट्स एंड कंडीशन जो इंडिविजुअली कास्ट कर रहे हैं सिग्निफिकेंट। देखो, या तो खुद से ही इवेंट खुद ही अपने आप में बढ़ा तो इंडिविजुअली, या कलेक्टिवली, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट डाउट क्रिएट कर रहे हैं गोइंग कंसर्न के ऊपर, ठीक है। तो ये नेगेटिव इवेंट्स है, ठीक है, जो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, गोइंग कंसर्न असम्पशन के ऊपर। तो इन ऑर्डर टू असेस मिनसन लिमिटेड इज अ गोइंग कंसर्न और नॉट, क्या ऑडिट प्रोसीजर लगा है, वो क्या ऑडिट प्रोसीजर शुड नॉट बी परफॉर्म। तो तुम गोइंग कंसर्न हो कि नहीं हो, तो क्या चीज़ें नहीं करने की। सबसे पहले ये पूछना कि जो तुम लेकर आ रहे हो न्यू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, उसका बेनिफिट भी रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब वही प्रोप्राइटरी ऑडिट जैसा कि क्या कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। दूसरा, ये जो तुम बोल रहे हो ना एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल क्लेम, क्योंकि लीगल क्लेम तो चल रहा है, ये लिखा हुआ है ना मटेरियल सप्लायर का, तो बोल रहा है कि एक लीगल क्लेम तो चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 सेकेंड, इंक्वायरी करोगे कंपनी के लीगल काउंसिल से रिगार्डिंग कि भैया एग्जिस्टेंस है लीगल लिटिगेशन क्लेम का, और वो क्लेम को उसके रीजनेबलनेस कितनी, तो आपको ये सब चीज़ें तो पूछनी पड़ेगी, ठीक है। उसका फिनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है, मैनेजमेंट से फ्यूचर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी, ठीक है, इवेल्युएट करना है मैनेजमेंट की फ्यूचर प्लान और स्ट्रैटेजी कि आप किस तरीके से मार्केट शेयर अपना बढ़ाओगे, क्योंकि आपकी इच्छा है ना, आप कर रहे हो ना, आप तभी तो आप प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हो, तो आपके प्लान्स क्या है। और कंपनी के कैश फ्लो प्रीवियस ईयर, हमको प्रीवियस ईयर से थोड़ा लेना देना तो दिख रहा है वो क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर की चीज़ें हम क्या देखेंगे, तो प्रीवियस ईयर कैश फ्लो विद द प्रोजेक्टेड अकाउंट्स, ये सब हम नहीं देखना। तो देखो, ये सब हमने जो है 570 में इसको लिख भी दिया है। दूसरा है कि कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि डेटर को अलाउ कर दे 5%, पर ये तो एस्टिमेट है, ठीक है, सी, पर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो जो है वेरी कर रहा है। देखो, नेचर इन्फॉर्मेशन जो मैनेजमेंट को अवेलेबल हुई है इस एस्टिमेट को करने के लिए, पर ये डिग्री जो है एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, एसोसिएट तो है, तो एडवाइस करो विच अमंग द फॉलोइंग हैव हायर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। जैसे 540 पूछ ले एक तरीके से कि किस में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है इन सब में। आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, इन्वेंट्री एब्सोलेंस का एस्टिमेट करना, ठीक है, कि इतनी इन्वेंट्री इतने ऑब्सोलीट हो गए। जो मॉडल जो अकाउंटिंग एस्टिमेट के लिए यूज़ होता है वो वेल नोन मॉडल है और असम्पशन भी ऑब्जर्वेबल है। तो वेल नोन मॉडल अगर होता है तो कुछ अनसर्टेनिटी तो नहीं रहती। पेंडिंग लिटिगेशन का आउटकम भी कोई ऐसी अनसर्टेनिटी नहीं है। फिर एस्टिमेट जो है प्रोविजन अलाउंस ऑफ डाउटफुल डेट का, वेयर रिजल्ट ऑफ द ऑडिटर रिव्यू ऑफ सिमिलर अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन प्रायर पीरियड डू नॉट इंडिकेट सब्सटेंशियल डिफरेंस। क्या आपने एस्टिमेट किया है एक डाउटफुल डेट का, वो जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, द रिजल्ट ऑफ ऑडिटर्स रिव्यू ऑफ सिमिलर अकाउंटिंग एस्टिमेट मेड इन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये इंडिकेट नहीं कर रहा है एनी सब्सटेंशियल डिफरेंस ओरिजिनल और एक्चुअल आउटकम में। मतलब कि आपने अलाउंस बनाया और रिजल्ट अगर ऑडिटर रिव्यू करे, ठीक है, सिमिलर अकाउंटिंग एस्टिमेट का जो उसने प्रायर पीरियड में किया था, कोई ऐसा सब्सटेंशियल डिफरेंस नहीं है, उसने जो किया है वही एक्चुअल में निकल रहा है, तो फिर एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी नहीं है। ऐसे केस में अगर जो मॉडल अगर वेल नोन है तो भी नहीं है। अब इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस का एस्टिमेट करना है कि यार कितना % इन्वेंट्री ख़राब हो रहा है और आउटकम ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन, इन दो में से कायदे से कोई सा एक होना चाहिए। तो देखो पॉइंट ये है कि इसने जो है इन्वेंट्री वाला पॉइंट पेंडिंग लिटिगेशन, ये पेंडिंग लिटिगेशन को उन्होंने एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी में डाला, तो आप ऐसे केस में 540 के नोट्स में अमेंड करो।
सी अ कंपनी इन द नोट्स accompanying its financial statement, तो कंपनी इन द नोट्स accompanying its financial statement डिस्क्लोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सूट, ठीक है, इसने सूट का बता दिया। अब ऑडिट एविडेंस को देखते हुए इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉ यूजर अटेंशन, ठीक है, जो प्रेजेंट है बैलेंस शीट में, तो ऐसे केस में यूएम पैरा जाना चाहिए, तो यूएम पैरा डालो जिसमें क्लियर रेफरेंस है, ठीक है, टू द मैटर बीइंग एम्फेसाइज, ठीक है, तो हैविंग अ क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फेसाइज वन इशू क्वालिफाइड ओपिनियन, तो ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन नहीं जाएगा। दो क्वेश्चन की बात करें तो कंपनी इन द नोट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकम्पनीड है उसने डिस्क्लोज करा सूट फाइल्ड का, और ये ज़रूरी है, ठीक है, यूज़र अटेंशन को ध्यान में रखना, यूज़र को अटेंशन में लाने के लिए मैटर पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ठीक है, बाय वे ऑफ क्लियर एडिशनल कम्युनिकेशन एज देयर इज एन अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर आउटकम, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो है इन दिस सिचुएशन, क्या रिपोर्टिंग ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो रहा है विद द कंक्लूजन रीच बाय द मैनेजमेंट दैट दिस मैटर इज फंडामेंटल, ठीक है, अगर ऑडिटर को लग रहा है फंडामेंटल है तो यूएम पैरा में डालो, तो इस पर क्वालिफाइड रिपोर्ट ओपिनियन इशू नहीं कर सकते। देखो इंक्लूड एन यूएम पैरा हर जगह ये तो बोल रहे हैं इंक्लूड, देखो एडवर्स ओपिनियन तो जाएगा नहीं, डिस्क्लेमर भी नहीं जाएगा, यूएम पैरा जाएगा, ठीक है, क्लियर रेफरेंस जाएगा, ठीक है, क्लियर रेफरेंस जाएगा, क्लियर रेफरेंस टू द मैटर बीइंग एम्फेसाइज एंड टू वेयर रेलेवेंट डिस्क्लोजर दैट फुल्ली डिस्क्राइब द मैटर। सी अपन एक रेफरेंस तो देंगे कि किस मैटर पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, और ये मैटर, ठीक है, एंड टू वेयर रिलेवेंट डिस्क्लोजर, ये मैटर को रेलेवेंट, ये मैटर कहाँ डिस्क्लोज कर के रखा हुआ है जहाँ पे फुल्ली डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो कहाँ पे डिस्क्लोज करा हुआ है जहाँ पे फुल्ली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एक तो हम रेफरेंस देंगे, ठीक है, उस मैटर का, उस मैटर के बारे में हम बताएंगे कि रेफरेंस देंगे कि इस मैटर को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, और अगर आपको डिटेल में जानना है तो किधर ये डिस्क्लोज है, तो देखो जिस मैटर पे हम जोर दे रहे हैं ना उस मैटर के बारे में मैं एक रेफरेंस देंगे, और ये कहाँ पे डिस्क्लोज है हम वो बताएंगे। अब कंपनी को पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ, तो कंपनी को शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, राइट, उसको शो कॉज नोटिस रिसीव हुआ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। अब एज पर ऐसे 250 ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू हेल्प टू आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो 250 में ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, परफॉर्म करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कहीं कुछ नॉन कंप्लायंस हुआ है, ठीक है, विद अदर लॉज, ठीक है, जो लॉ अदर लॉज है, ठीक है, जिसका मटेरियल इफेक्ट है, मतलब कि जो लॉज हमारे लॉज है वो तो ठीक है, पर जो अदर लॉज जिसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, उसका भी हमको नॉन कंप्लायंस देखना पड़ता है। अब एज द ऑडिट टीम ऑफ द कंपनी आपको पता चला अवेयर ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसर्न एंड इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद लॉ, व्हाट शुड नॉट बी द ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, कौन सी चीज़ जो तुम नहीं करोगे। सबसे पहले अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जिस सर्कमस्टेंसेस में ये हुआ है, और एक फर्दर इन्फॉर्मेशन आप लोगे टू वैलिडेट द पॉसिबल इफेक्ट। आप ये मैटर मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे, अगर मैनेजमेंट ने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं दी और अगर आपको लग रहा है कि नॉन कंप्लायंस मटेरियल है तो लीगल एडवाइस लो। देखो सिंपल सी बात है कि आपको स्टेट कंट्रोल बोर्ड से एक शो कॉज नोटिस आया है और हमको प्रोसीजर लगानी पड़ती है ये पता करने के लिए, ठीक है, कि वही कोई अदर लॉज एंड रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस हुआ है जिसका मटेरियल इफेक्ट है। तो ऐसे केस में मैं इसका लीगल इन्वॉल्वमेंट देखूंगा एंड कंप्लायंस विद कोड ऑफ कंडक्ट, कि कोड ऑफ एंड कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक लीगल इन्वॉल्वमेंट देखो, फिर देखा कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, और फिर इंश्योर करना कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो प्रिवेंट करे नॉन कंप्लायंस को, कि जो तुम गलत कर रहे हो नॉन कंप्लायंस इसको प्रिवेंट करे, तो इस तरीके से प्रोसीजर डिज़ाइंड हो, मेरे को ये भी देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे को रिपोर्ट करना है। फिर देखो ऐसा है कि इवेल्यूएट द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस इन रिलेशन टू अदर एस्पेक्ट, तो आप ऐसा है कि इवेल्यूएट करो इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस, क्या आप नॉन कंप्लायंस को इवेल्यूएट करो जो अदर एस्पेक्ट में हुए हैं ऑडिट के, इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट, आप रिस्क असेसमेंट भी करो और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी भी देखते हुए अप्रोप्रिएट एक्शन लो। देखो सिंपल सी बातें मैं वापस से बोल रहा हूँ कि अगर शो कॉज नोटिस मिला है ऐसे 250 के मुताबिक मेरे को देखने पड़ते हैं कुछ इंस्टेंसेस नॉन कंप्लायंस के जिसका मटेरियल इफेक्ट होता है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो वो अदर लॉ से मेरे को जानकारी लेनी पड़ती है जिसका मटेरियल इफेक्ट है, सारे के नहीं पर जिसका मटेरियल इफेक्ट है। अब एज द ऑडिट टीम ऑफ द कंपनी आप अगर इन्फॉर्मेशन से अवेयर हो, ठीक है, कंसर्निंग एन इंस्टेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस, हाँ कुछ नॉन कंप्लायंस मिले हैं, तो कौन सी चीज़ आप नहीं करोगे, आपको दिख रहा है नॉन कंप्लायंस से, अब आपको प्रोसीजर लगाने कुछ, तो आप क्या नहीं करोगे। तो अब जब मेरे को दिख गया है, ठीक है, मैं अवेयर हूँ,
ठीक है, मैं अवेयर हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन से, मेरे को पर्टिकुलर चीज़ से मैं अवेयर हूँ, मेरे को कुछ मिल गया है, कुछ मेरे को नॉन कंप्लायंस के मिल गया है, तो मैं उसके अंदर घुसूँगा ना, ठीक है। तो पहले मैं उस एक्ट और सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानूँगा, ठीक है, और फिर फर्दर इन्फॉर्मेशन कैसे करूँगा, वो मैटर के बारे में लोगों से डिस्कस करूँगा, ठीक है, और उसका इम्प्लीकेशन चेक करूँगा कि इसका इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस के अदर एस्पेक्ट में क्या है, मतलब कि जो नॉन कंप्लायंस हुआ है ना अदर लॉज एंड रेगुलेशन का, ठीक है, इसका इम्प्लीकेशन में दूसरी जगह कहाँ है, इसका क्या मेरा रिस्क स्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट मेरा अफेक्ट होगा क्या, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी मेरी अफेक्ट हो रही है, ये सब चीज़ें मैं देखूँगा। अब मैं ये थोड़ी ना देखने बैठ जाऊँगा कंट्रोल्स कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं लीगल इन्वायरमेंट को मॉनिटर करने लग जाता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि लोग कंप्लायंस कर रहे हैं कि नहीं, मैं इंश्योर करता हूँ कि जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो इस तरीके से है कि नहीं है कि वो नॉन कंप्लायंस को प्रिवेंट कर ले। अरे भैया, मेरे को अगर कोई सी चीज़ मिल गई है, मैं इंटरनल ऑडिट थोड़ी ना हूँ, मतलब मैं ऐसे 610 थोड़ी ना लगा रहा हूँ। अगर मेरे को अगर कुछ गड़बड़ मिल गई है तो मैं गड़बड़ के अंदर घुसूँगा ना, ठीक है। मैं थोड़ी ना देखूँगा कि क्या ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रॉपर्ली डिज़ाइंड है क्या जो प्रिवेंट करे नॉन कंप्लायंस को, तो मतलब मैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर थोड़ी ना देखने बैठ जाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे जो है कोई से इंस्टेंसेस मिले हैं, ठीक है, कोई से इंस्टेंसेस मेरे को मिले हैं कि नॉन कंप्लायंस हो रहा है जिसका मटेरियल इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और मेरे को पता है, ठीक है, तो मैं ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये सब जानने नहीं बैठूँगा। मैं सबसे पहले उसके बारे में समझूंगा, राइट, कि भाई सर्कमस्टेंसेस देख लो, मैनेजमेंट से डिस्कस कर लो, इसका इम्पैक्ट मेरे दूसरे एस्पेक्ट पे क्या है, ये सब चीज़ें देख लो। फिर एक पॉइंट ये आता है कि कंपनी ने कुछ लोन लिया है प्लांट एंड मशीनरी के लिए और सैंक्शन हुआ है, ठीक है। कंपनी हैज़ अवेल्ड सम लोन, आउट ऑफ टोटल लोन सैंक्शन एन अमाउंट ऑफ 25 लाख वॉज ईयर मार्क्ड फॉर द परचेस ऑफ मशीनरी, कि देखो मैं तो ऑयल खरीदूँगा, तो अब इधर लोन लिया है, ठीक है, और वही यूटिलाइजेशन ऑफ लोन, ये अपने नाइन्थ वाला पॉइंट है कि आपने पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करा कि नहीं करा, और अगर कभी डिले हुआ है तब वो बताओ, ठीक है। बट द कंपनी एक्वायर्ड इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ मशीनरी, तो देखो ये तो गड़बड़ हो गई ना, ठीक है। तो ऐसे केस में आप कारों में तो डालोगे, स्टेट द फैक्ट तो करना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट से क्या पूछना, आप कारों में तो डालोगे, ठीक है, तो आप रिपोर्ट तो करोगे, ठीक है, तो आप रुपए भी डालोगे, ठीक है, कि आपने जो टर्म लोन है, जो ये कुछ रुपए हैं वो आपने यूटिलाइज़ नहीं करे पर्टिकुलर पर्पस के लिए, आपने दूसरी चीज़ में करे, ठीक है। तो सिर्फ ये लिखना कि टर्म लोन हमने लिया और हमने अप्लाई नहीं करा जिसके लिए हमने लिया था, ये सब नहीं, आपको इनफैक्ट बताना पड़ेगा कि आपने किसके लिए करा है। देखो क्या रहता है, सिंपल सी बात है, समझो। मनी जो रेस करा IPO से, फर्दर पब्लिक ऑफर से, क्या आपने पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करा है, और अगर जिसके लिए आपने रेस किया, तो अगर नहीं करा, ठीक है, डेविएट हुआ है, तो ऐसे केस में भैया क्या फंड था, वो किस नेचर का फंड था, राइट। क्या देखो प्लांट एंड मशीनरी खरीदने का ये फंड था और मैंने इसको जो है इसके लिए यूटिलाइज़ कर दिया इतने रुपए, ठीक है, बाद में इसको ठीक करा कि नहीं करा, ये सब चीज़ें। तो कायदे से तो ये आना चाहिए था कि जो 25 लाख है वो आपने यूटिलाइज़ नहीं करा, पर इसमें क्या कर रहे हैं कि स्टेट द फैक्ट दैट टर्म लोन हैज़ बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज सैंक्शन। अब देखो वन सेकेंड, इन्होंने क्या है कि कुछ अमाउंट आपने जो है ईयर मार्क करके रखा हुआ था कि एक मशीनरी ऑयल एक्सट्रैक्टर खरीदना है, पर एक इम्प्रूव्ड मॉडल खरीदा है कि ऑयल एक्सट्रैक्टर विद ड्रायर। तो इसका मतलब ये नहीं है, ओके, अपन जो समझ रहे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पर्पस के लिए यूटिलाइज़ नहीं किया। भैया आपने पर्पस के लिए यूटिलाइज़ किया है, इम्प्रूव्ड मॉडल खरीदने का मतलब ये नहीं है कि आपने अलग पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। तो क्वेश्चन को प्रॉपर्ली पढ़ना था और अपन ने गलत तरीके से पढ़ा, ठीक है। तो ये अप्लाई हुआ है पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही ये अप्लाई हुआ है।